अब देखो, पहले आते हैं चेंज मैनेजमेंट। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि किसी भी कंपनी में जहाँ पे नॉट नेसेसरी एसएपी कुछ कोई भी सॉफ्टवेयर लगा हो, राइट, तो चेंज होता है वो उसका प्रोसेस क्या होता है। आप अगर कोई चीज़ चेंज करना चाहते हो तो आपको कुछ तरीका फॉलो करना पड़ेगा, राइट। कुछ मेथड होगा कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही चेंज होगा। तो उसको हम बोलेंगे चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस की चेंज होगा कैसे। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि तीन चीज़ें, जैसे मैं बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पे। सर आपने स्क्रीन शेयर की है क्या? ओ नहीं दिख रहा क्या? नहीं। सॉरी, मुझे लगा आप स्क्रीन शेयर है। अभी दिख रहा है क्या? यस। तो देखो, हम लोग ये कवर करने जा रहे हैं चेंज मैनेजमेंट। उसके बाद हम इसकी बात करेंगे मास्टर ट्रांजैक्शन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, टीआर ना। तो सबसे पहले आते हैं चेंज मैनेजमेंट पे। तो लेट मी नोट इट डाउन यहाँ पे, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। तो चेंज मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आपको क्या तरीका फॉलो करना होगा। तो किसी भी कंपनी में चाहे एसएपी हो चाहे ना हो, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस ज़रूर होता है। अब उसको समझने के लिए पहले आपको क्या बोलते हो, लैंडस्केप समझना पड़ेगा। मैं कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी लूँगा लैंडस्केप, जो मैं बताऊँगा कि आपको उसका मतलब क्या है। हम लोग ऑफिस में बोलते रहते हैं सिस्टम लैंडस्केप। तो इनफैक्ट जब मैं स्टार्ट किया था अपना करियर, तो मुझे भी नहीं पता था व्हाट इज़ सिस्टम लैंडस्केप, और बाकी लोग रेफ़र करते थे। तो आई यूज्ड टू वंडर कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं वो लोग, और मुझे ये समझने में करीब 3 साल लग गया कि वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अब देखो, क्या ना, इसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट सिस्टम। धीमे धीमे आपको क्लियर होगा, ये है आपका डेवलपमेंट सिस्टम। डेवलपमेंट सिस्टम बोलो, बॉक्स बोलो, क्लाइंट बोलो, सब एक ही चीज़ है। सिस्टम बोलो, डेवलपमेंट बॉक्स बोलो, या डेवलपमेंट क्लाइंट बोलो, अलग अलग नाम से अलग अलग बोलते हैं। क्लाइंट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्वालिटी सिस्टम। क्वालिटी सिस्टम, बॉक्स, क्लाइंट जो भी है, या फिर टेस्टिंग, दोनों नाम से बोलते हो आप, या फिर टेस्टिंग सिस्टम, बॉक्स, क्लाइंट। और ये है आपका प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम, बॉक्स, क्लाइंट, या जिस नाम से बुलाओ आप इसको। अब देखो, होता क्या है कि ये तीन सिस्टम्स क्यों हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जो जो सॉफ्टवेयर है, राइट, वो सॉफ्टवेयर जो बिजनेस यूज़ कर रहा है वो यहाँ पे यूज़ कर रहा है। प्रोडक्शन सिस्टम मतलब वो सिस्टम जिसको बिजनेस यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। ये लाइव सिस्टम है, ये लाइव सिस्टम है, प्रोडक्शन बिजनेस इसको यूज़ कर रहा है। तो जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहा है, सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहा है, परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहा है, राइट, एक्सपेंसेस बुक कर रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, टैक्सेस अकाउंटिंग हो रही है, एसेट अकाउंटिंग, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है प्रोडक्शन सिस्टम में। ये सिस्टम लाइव है जहाँ पे सब कुछ हो रहा है, एसएपी यूज़ हो रहा है, बिजनेस यूज़ कर रहा है, सारा रिपोर्टिंग यहाँ से हो रही है, लीगल रिपोर्टिंग यहाँ से हो रही है, राइट, सब कुछ इधर से हो रहा है। बट अगर मुझे कोई चेंज करना है, लेट्स से मान लो बिजनेस ने बोला कि कोई नया रिपोर्ट चाहिए उनको, एक नया रिपोर्ट बनाना है, तो वो नया रिपोर्ट अगर हम डायरेक्टली इस सिस्टम में बनाएं, या फिर कोई भी दूसरा चेंज डायरेक्टली इस सिस्टम में करें, तो हो सकता है कि उस चेंज के कारण आपका पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाए, राइट। आपका सिस्टम काम करना बंद कर दिया मतलब आपका बिजनेस काम करना बंद कर देगा। आप सिस्टम में सेल्स ऑर्डर नहीं क्रिएट कर पाओगे तो मतलब आप सेल्स नहीं कर पाओगे। आप परचेज ऑर्डर क्रिएट नहीं कर पाओगे तो आप कुछ खरीद नहीं पाओगे। तो डायरेक्टली हम किसी भी चेंज को प्रोडक्शन सिस्टम में नहीं करते हैं, डायरेक्ट चेंजेस कभी नहीं करते हैं यहाँ पे ना। तो हमेशा चेंज क्या होगा, पहले उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। चेंज की पहले हम टेस्टिंग करेंगे कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हमें लगता है कि नहीं वो काम कर रहा है, इट इज़ गुड, उसके बाद ही हम प्रोडक्शन सिस्टम में चेंज को भेजेंगे। तो प्रॉपर टेस्टिंग ज़रूरी है। तो इसलिए हमारे पास इसके पीछे जो है टेस्टिंग क्लाइंट लिखा है मैंने, क्वालिटी सिस्टम या टेस्टिंग सिस्टम। तो यहाँ पे टेस्टिंग होता है।
कोई भी चेंज होगा तो यहाँ पे बेसिकली टेस्ट होगा। यहाँ पे टेस्ट होने के बाद अगर आपको लगता है कि सब ठीक है, सब बराबर है, तो ही आप प्रोडक्शन सिस्टम में भेजोगे। ठीक है ना? तो प्रोडक्शन सिस्टम सबसे पहली चीज नोट करने का है कि इट इज यूज्ड बाय बिजनेस। बिजनेस के पास एक्सेस है। बिजनेस और लेट्स से यूज्ड बाय बिजनेस। बिजनेस को एक्सेस है बेसिकली। ठीक है? बिजनेस मतलब कि एंड यूजर्स जो एक्चुअली यूज कर रहे हैं उनको एक्सेस है। और हमें भी एक्सेस रहता है बट ओनली डिस्प्ले का। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ वहाँ देख सकते हैं कभी कभी, और वो भी बहुत लिमिटेड एक्सेस होता है। सब चीज़ें देख सकते हैं, वेरी फ्यू थिंग्स वी कैन सी। बिजनेस को रहता है ट्रांजैक्शन का एक्सेस, तो बिजनेस यहाँ पे ट्रांजैक्शंस कर सकता है। ट्रांजैक्शन एक्सेस। ट्रांजैक्शन का मतलब है सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना, परचेज ऑर्डर क्रिएट करना, डॉक्यूमेंट पोस्ट करना, राइट, असेट का डिप्रिशिएट करना, ये सब ट्रांजैक्शंस हैं। तो बिजनेस को पूरा ट्रांजैक्शन एक्सेस रहता है प्रोडक्शन सिस्टम में। अब अगर कोई भी चेंज जाना है प्रोडक्शन में तो पहले उसकी टेस्टिंग होगी, उसके बाद ही जाएगा। इसका मतलब चेंज कैसे फ्लो होगा? चेंज पहले क्वालिटी सिस्टम में टेस्ट होगा, उसके बाद ही प्रोडक्शन सिस्टम में जा सकता है। तो लेट्स से अगर मैं क्वालिटी सिस्टम में टेस्ट किया और मुझे सब कुछ ठीक दिखा रिजल्ट्स, राइट, तो ही मैं प्रोडक्शन में भेजूंगा, अदरवाइज नहीं। तो चेंज इस तरीके से जाएगा। अब अगर क्वालिटी में लेट्स से पास हो गया या फेल हो गया, अगर फेल हो गया तो आगे नहीं भेजूंगा, राइट। पास हो गया तो ही भेजूंगा। लेकिन अगर यहाँ पास हुआ तो क्या गारंटी है कि प्रोडक्शन में भी वो प्रॉब्लम नहीं करेगा और ठीक ठाक चलेगा? अगर क्वालिटी में वो ठीक चला तो क्या गारंटी है कि प्रोडक्शन में भी ठीक चलेगा, एक्सपेक्टेड होगा? ऐसा तो नहीं कि क्वालिटी में सब कुछ ठीक चल रहा था, प्रोडक्शन में गया तो पूरा सिस्टम डाउन हो गया। चांसेस हैं, राइट। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ। जैसे क्वालिटी में। प्रोडक्शन में जाएगा उसके बाद टेस्टिंग में जाएगा ना सर? क्या चीज़? मतलब पहले प्रोडक्शन में जाएगा उसके बाद टेस्टिंग में जाएगा ना? टेस्टिंग करने के बाद तो प्रोडक्शन में जा ही नहीं सकता ना सर? क्यों? टेस्टिंग करने के बाद ही प्रोडक्शन में जाएगा। पहले टेस्टिंग होगी, उसके बाद ही प्रोडक्शन में जाएगा। हाँ, कि तो प्रोडक्ट फिर अगर टेस्टिंग हो गया और सब कुछ सही है तो फिर प्रोडक्शन में जाने के बाद तो मतलब क्या मिसमैच क्या हो सकता है? मतलब क्या प्रॉब्लम हो क्या सकती है ना। सिचुएशन हो सकती है या एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है सर? अब देखो, हम लोग भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन प्रैक्टिकली प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। रीज़न कुछ भी हो सकता है, जो भी नहीं कि आपके चेंजेस के कारण ही हुआ हो। रीज़न कुछ अच्छा। भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपकी क्वालिटी में सॉफ्टवेयर का अपडेटेड वर्जन नहीं था, लेकिन प्रोडक्शन में अपडेटेड वर्जन है, अच्छा। वो भी एक इशू हो सकता है। आपने जो चेंजेस किए थे पुराने वर्जन को ध्यान में रख के किए थे, वहाँ पे अपडेटेड वर्जन है, वहाँ पे चेंजेस बराबर से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ इशू दे रहा है। दे कैन बी एनी रीजन। कभी कभी कुछ ऐसे भी रीज़न होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलते हैं कि एग्जैक्टली क्यों आ रहा है। रेयर है बट होता है। अब देखो, क्या चांसेस हैं कि यहाँ पे चल गया तो यहाँ पे भी चलेगा? चांसेस हाई होंगे अगर क्वालिटी सिस्टम एग्जैक्टली कॉपी हो प्रोडक्शन का। बराबर है? अगर प्रोडक्शन का कॉपी हो और इसकी कॉपी में ही आप टेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब है प्रोडक्शन सिस्टम में भी ठीक चलेगा। तब चांसेस हाई होंगे, राइट, अगर मेरा क्वालिटी सिस्टम एग्जैक्टली कॉपी है प्रोडक्शन सिस्टम का। समझ रहे हो? यस सर। क्वालिटी सिस्टम इज ए कॉपी ऑफ माय प्रोडक्शन सिस्टम। क्योंकि ये कॉपी है, इसका मतलब है जो चीज़ें प्रोडक्शन सिस्टम में है एग्जैक्टली वही चीज़ें क्वालिटी सिस्टम में है। और यहाँ पे पास हुआ तब मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कॉपी के अंदर ठीक ठाक चला है। तो क्वालिटी सिस्टम इज सपोज टू बी ए एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। बराबर है? लेकिन क्या होता है कि प्रोडक्शन सिस्टम को बिजनेस यूज़ कर रहा है, तो डेली डेली लेट्स से हज़ारों हज़ारों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो वो सब तो प्रोडक्शन सिस्टम में हो रहे हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस तो क्वालिटी में है ही नहीं। तो फिर कॉपी कैसे होगा? तो हम करते क्या है कि हम प्रोडक्शन सिस्टम से डेटा उठा करके क्वालिटी सिस्टम में डाल देते हैं। एवरी डे। हम क्या करते हैं? हाँ, ये होता है मंथली बेसिस पे। कभी मंथली, कभी एक महीने पे, कभी 2 महीने पे। मी टेक दिस। तो हम करेंगे क्या? नॉट दिस, दिस इज फाइन।
अब ये देखो, हम लोग ये करते हैं, प्रोडक्शन से उठा के क्वालिटी में कॉपी करते हैं। और क्या कॉपी करते हैं बेसिकली? डेटा। मतलब जो भी प्रोडक्शन सिस्टम में डेटा है वो पूरा पूरा उठा के कॉपी कर दो क्वालिटी में। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम चाहते हैं क्वालिटी सिस्टम एग्जैक्ट कॉपी हो प्रोडक्शन का। और प्रोडक्शन सिस्टम में डेली डेली बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, राइट। अगर मैं फ्रिक्वेंटली कॉपी मारता रहूँगा, इसका मतलब है कि सिस्टम डाउन हो जाएगा। प्रोडक्शन सिस्टम जब भी कॉपी करोगे, प्रोडक्शन सिस्टम डाउन होना पड़ेगा। प्रोडक्शन सिस्टम डाउन होगा तो फिर बिजनेस यूज़ नहीं कर पाएगा उसको। तो इसका मतलब है हम डेली डेली कॉपी नहीं करेंगे, अदरवाइज सिस्टम पे बहुत लोड आएगा और प्रोडक्शन सिस्टम डाउन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम हर 1 महीने पे या 2 महीने पे प्रोडक्शन सिस्टम से सारा डाटा उठाएंगे और क्वालिटी सिस्टम में डाल देंगे। इस चीज़ को हम बोलते हैं डेटा रिफ्रेश। डेटा रिफ्रेश, डेटा रिफ्रेश का मतलब है क्वालिटी सिस्टम जो है रिफ्रेश हो गया, किसके? प्रोडक्शन डेटा से। क्वालिटी सिस्टम रिफ्रेश हो गया प्रोडक्शन डेटा से। प्रोडक्शन में जो भी डेटा था सब कुछ क्वालिटी सिस्टम में आ चुका है। क्यों लेके आ रहे हैं? बिकॉज ताकि अगर हम यहाँ टेस्टिंग करें तो हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सके कि वहाँ पे भी चलेगा, करेक्ट। इसलिए हम उसकी कॉपी बना ले रहे हैं हर बार। तो हर 1 महीने पे यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन हुए होंगे सब यहाँ कॉपी हो जाएंगे। अब ये डेटा रिफ्रेश करता कौन है? ये हम लोग नहीं करते हैं, ये करता है बेसिस टीम। जैसे हम लोग फाइनेंस में काम कर रहे हैं वैसे देयर इज समवन कॉल्ड बेसिस टीम। बेसिस टीम क्या है? बेसिकली सिस्टम एडमिन। सिस्टम एडमिन का मतलब है कि सॉफ्टवेयर में जो भी चेंजेस करने हैं, राइट, वो बेसिस टीम करेगी। तो डेटा रिफ्रेश भी बेसिस टीम ही करती है, ये हम नहीं करते। बेसिस टीम इज नथिंग बट एडमिन, ठीक है ना। तो बेसिस टीम उठा के यहाँ डाल देगी सो दैट इट बिकम्स कॉपी ऑफ प्रोडक्शन। आप यहाँ पे टेस्टिंग करो और अगर फेल फेल हो गया तो आगे नहीं भेजेंगे, पास हो गया तो आगे भेजेंगे, राइट। तो क्वालिटी सिस्टम में जब हम टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग कौन करता है? अब देखो क्वालिटी सिस्टम में अगर सिर्फ मैंने टेस्टिंग कर ली, राइट, सिर्फ मैंने टेस्टिंग कर ली और मैंने बोल दिया कि पास हो गया, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। जो बिजनेस होगा बिजनेस भी यहाँ पे टेस्ट करेगा। मतलब जो कंसल्टेंट है उसके साथ साथ बिजनेस भी टेस्ट करेगा। तो टेस्टिंग दोनों ही करेंगे और एक्चुअल टेस्टिंग बिजनेस ही करते हैं यहाँ पे। तो ये क्वालिटी सिस्टम का एक्सेस बिजनेस को भी होता है, बिजनेस को भी होता है, साथ ही साथ कंसल्टेंट्स को भी होता है, राइट। मैंने इसे कंसल्टेंट मतलब हम लोग जो कि SAP FI सीख रहे हैं, राइट। तो बिजनेस को भी एक्सेस है, कंसल्टेंट को भी एक्सेस है, ठीक है। तो चेंजेस क्या है? चेंजेस कंसल्टेंट ने किए हैं तो टेस्टिंग भी वही करेगा, तो थोड़ा सा बायस हो जाएगा, राइट। वो अपनी टेस्टिंग तो पास ही कर देगा हमेशा। बिजनेस यहाँ पे टेस्ट करता है, बिजनेस चेक करता है कि चेंजेस बराबर है कि नहीं उसके हिसाब से। तो अगर अगर ठीक है तो आप क्या करते हो? आप बिजनेस को बोलते हो कि आप हमें मेल लिख के भेजो, मेल लिख के भेजो कि चेंजेस ठीक है, इट इट कैन गो टू प्रोडक्शन। इसको बोलते हैं साइन ऑफ। तो बिजनेस क्या करता है? बिजनेस टेस्ट करके आपको साइन ऑफ मेल प्रोवाइड करता है। बिजनेस टेस्ट करेगा और अगर पास हो गया तो आपको साइन ऑफ मेल देगा। साइन ऑफ का मतलब है वो एक मेल भेजेगा आपको कि चेंजेस आर फाइन, एक्सपेक्टेशन जैसी है वैसा चल रहा है, ठीक है, एंड दिस कैन गो टू प्रोडक्शन। वो ऐसा प्रॉपरली लिख के भेजेगा हमें। जब तक वो हमें लिखित रूप में नहीं भेजेगा ओवर द मेल तब तक हम प्रोडक्शन में नहीं भेजेंगे। क्योंकि कल को अगर प्रोडक्शन में फट गया तो ब्लेम किसके ऊपर आने वाला है? अगर मान लो साइन ऑफ नहीं है और आपने टेस्टिंग करके आगे बढ़ा दिया, फट गया, तो पूरा ब्लेम कंसल्टेंट पे आएगा और उसको कंपनी से मतलब बहुत बड़ा क्या बोलते हो इशू बन जाएगा। कभी कभी फायर भी कर देते हैं रेयर केसेस में। तो करते क्या है कि हमेशा साइन ऑफ ले लेते हैं हम लोग बिजनेस से। अब अगर फटा प्रोडक्शन में तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बिजनेस ने टेस्ट किया था और उन्होंने साइन ऑफ दिया था। अब अगर प्रोडक्शन में फटा तो वी आर नॉट लायबल। आपने टेस्टिंग की थी और आपने साइन ऑफ बोला था कि एवरीथिंग लुक गुड, राइट। तो इसलिए साइन ऑफ इज मैंडेटरी। बिना साइन ऑफ के हम लोग आगे नहीं भेजते। साइन ऑफ का मतलब है रिटन मेल कंफर्मेशन कि चेंजेस आर गुड। तो यहाँ पे टेस्टिंग कौन कर रहा है? बिजनेस भी कर रहा है और हम लोग भी कर रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम बिना टेस्ट के बिजनेस को भेज दें। तो बिजनेस टेस्ट किया और वो फेल हो गया तो बिजनेस विल गेट एंग्री, राइट। एंग्री है बोलो कि आपको बहुत बार क्या बोलते हो बार बार टेस्टिंग फेल हो जाएगी तो योर इंप्रेशन विल बी वेरी बैड। तो हम लोग करते हैं क्या है टेस्टिंग खुद ही कर लेते हैं पहले। अगर हमें ठीक लगता है तो हम बिजनेस को मेल डालते हैं कि नाउ यू टेस्ट, चेंजेस आर इन क्वालिटी, यू टेस्ट।
और उसके बाद बिजनेस साइन ऑफ भेजता है, राइट। अब देखो चेंजेस करते कहाँ पे, चेंजेस क्वालिटी में नहीं करते हैं, चेंजेस करते हैं यहाँ डेवलपमेंट बॉक्स में। इसका नाम ही है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब चेंजेस वहाँ पे होंगे। इसका एक्सेस सिर्फ कंसल्टेंट्स को होता है, ओनली कंसल्टेंट्स। बिजनेस को यहाँ कोई एक्सेस नहीं होता, नॉट इवन डिस्प्ले, कोई एक्सेस नहीं होगा, ओनली एंड ओनली कंसल्टेंट्स। जो भी चेंजेस होगा हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और कौन करेगा, कंसल्टेंट करेंगे। और वो चेंजेस लेके जाना होता है क्वालिटी में। तो जो भी चेंजेस है वो कंसल्टेंट कर रहा है और वो चेंजेस जाने चाहिए क्वालिटी में, यहाँ से यहाँ। क्योंकि अल्टीमेटली टेस्टिंग मेरी क्वालिटी में होनी नहीं है, ठीक है। तो चेंजेस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और जब भी आप चेंज करते हो कुछ ना, तो सिस्टम में देयर इज समथिंग कॉल्ड टीआर, एक ट्रांसपोर्ट क्रिएट होता है, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। टीआर मतलब ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट कुछ नहीं है, बेसिकली आपके चेंजेस को कैप्चर किया है, आपने जो भी चेंज किया है वो कहीं पे कैप्चर्ड है, उसको हम बोलेंगे टीआर, ठीक है। तो अगर ये टीआर हमने यहाँ से यहाँ मूव कर दिया, ये टीआर हमने डेवलपमेंट से निकाल के क्वालिटी में मूव कर दिया, इसका मतलब है चेंजेस क्वालिटी में चले गए ना। तो टीआर क्या होता है, टीआर कैप्चर्स योर चेंजेस, जो भी चेंजेस किए हैं आपने वो कैप्चर करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। तो टीआर कौन क्रिएट कर रहा है, कंसल्टेंट क्रिएट कर रहे हैं। और हमें करना है क्या, इस टीआर को डेवलपमेंट से क्वालिटी में मूव कराना है। तो अगर मेरा टीआर यहाँ पहुँच गया क्वालिटी सिस्टम में, इसका मतलब है मेरे चेंजेस क्वालिटी सिस्टम में आ गए, ठीक है ना। तो टीआर मूव होने के बाद हम लोग यहाँ टेस्ट करते हैं, अगर पास होता है तो हम बिजनेस को बोलते हैं आप टेस्ट करो और साइन ऑफ प्रोवाइड करो। अगर वो साइन ऑफ प्रोवाइड करता है तो हम उसको आगे प्रोडक्शन में ले जाते हैं, फिर अदरवाइज नहीं। तो मान लो कि हमने टीआर बनाया और टीआर यहाँ पे जाना है, तो टीआर हम बनाते हैं लेकिन हम उसको मूव नहीं करते हैं। मूव कौन करेगा, बेसिस टीम। तो यहाँ पे एक बेसिस टीम है बीच में, जो मैंने ऊपर लिखा था, राइट, बेसिस टीम। तो होता क्या है कि टीआर हमने बनाया है डेवलपमेंट बॉक्स में, हम एक मेल डालते हैं बेसिस टीम को, ये टीआर हमने क्रिएट किया है, ठीक है। हम एक मेल डालेंगे बेसिस टीम को और उनको बोलेंगे कि आप हमारे चेंजेस को क्वालिटी सिस्टम में मूव कर दो, ठीक है। टीआर क्रिएट हो गया मेरा, मान लो मैंने कोई चेंज किया, टीआर क्रिएट हो गया, फिर मैं बेसिस टीम को मेल डालूंगा, बेसिस टीम प्लीज़ मूव माय टीआर टू क्वालिटी सिस्टम। तो बेसिस टीम क्या करेगा, इसको क्वालिटी सिस्टम में लेके जाएगा, ठीक है। क्वालिटी सिस्टम में लेके जाएगा, दैट इज़ उनका काम, हमारा काम नहीं है वो। वहाँ पहुँच जाने का मतलब है कि मैंने जो भी चेंजेस यहाँ किए थे डेवलपमेंट में, वो चेंजेस क्वालिटी सिस्टम में आ चुके हैं, राइट। उसके बाद फिर जैसे मैंने बोला हम लोग टेस्ट करते हैं, अगर हमें ठीक लगता है तो हम बिजनेस को बोलते हैं टेस्ट करने को, उनको मेल डालते हैं प्लीज़ टेस्ट एंड कंफर्म प्रोवाइड साइन ऑफ। तो बिजनेस टेस्ट करेगा, साइन ऑफ देगा, राइट। अगर सब अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रोडक्शन में चेंजेस जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे डेवलपमेंट बॉक्स में यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता, यहाँ कोई सेल्स ऑर्डर नहीं, कोई परचेज ऑर्डर नहीं, कोई एसेट डिप्रिसिएशन नहीं, एसेट मतलब कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ चेंजेस के लिए है, यहाँ कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं होगा। चेंजेस मतलब सेटिंग्स, यहाँ पे सिर्फ सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। क्वालिटी सिस्टम में ट्रांजैक्शंस होती है, मतलब सेटिंग्स तो रहेगी, आप टीआर लेके जा रहे हो तो मतलब सेटिंग्स जा रही हैं, और फिर आप चेंजेस करते हो यहाँ पे, आई मीन ट्रांजैक्शंस करते हो। और प्रोडक्शन में ऑलरेडी सेटिंग्स हैं, बिजनेस यहाँ ट्रांजैक्शंस करता है, राइट। तो यहाँ पे डेवलपमेंट बॉक्स में हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ सिर्फ सेटिंग्स होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन या फिर चेंजेस बोल लो, कॉन्फ़िगरेशन बोल लो या सेटिंग्स बोल लो, ठीक है। यहाँ पे नो ट्रांजैक्शन डेटा, नो ट्रांजैक्शन डेटा मतलब नो सेल्स ऑर्डर, नो परचेज ऑर्डर, नो एसेट अकाउंटिंग, राइट, नो टैक्स पोस्टिंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन। क्वालिटी में दोनों होता है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन तो होता ही है क्योंकि सेटिंग्स तो होनी ही पड़ेगी ट्रांजैक्शन करने के लिए, ट्रांजैक्शन कॉन्फ़िगरेशन बोलो, सेटिंग बोलो, एंड ट्रांजैक्शंस भी होते हैं यहाँ पे, ट्रांजैक्शन डेटा एग्जिस्ट,
क्यों? एक तो आप जनरेट कर रहे हो, आप यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हो तो आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो, परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप यहाँ से कॉपी कर रहे हो प्रोडक्शन से, तो भी तो ट्रांजैक्शन डेटा आ ही रहा है। प्रोडक्शन सिस्टम में भी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग तो होता ही है और ट्रांजैक्शन डेटा भी एग्जिस्ट करता ही है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि डेवलपमेंट बॉक्स में ट्रांजैक्शन नहीं होता, बाकी हर जगह है। डेवलपमेंट बॉक्स में नो ट्रांजैक्शन डेटा, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन डेटा नहीं होता, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन का मतलब है डेली एक्टिविटी जो आप कर रहे हो, बेचना खरीदना है, डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग जो भी कर रहे हो आप, दैट इज ऑल ट्रांजैक्शन डेटा। अब देखो, तो मैंने यहाँ पे टीआर बनाया, मैंने बेसिस टीम को बोला क्वालिटी में लेके जाओ, तो बेसिस टीम आराम से लेके चली जाएगी। और जब चेंजेस प्रोडक्शन में जाने हैं, ठीक है, चेंजेस क्या है प्रोडक्शन में जाने हैं, तो आप कभी भी भेज दो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब चेंजेस प्रोडक्शन में जाएंगे तो प्रोडक्शन सिस्टम डाउन होना पड़ेगा। डाउन होने का मतलब है आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, प्रोडक्शन सिस्टम को उस टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं डाउन टाइम। तो अगर मैं कोई चेंज भेज रहा हूँ, मैं टीआर को यहाँ भेज रहा हूँ, टीआर को प्रोडक्शन में भेज रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन सिस्टम कुछ टाइम के लिए डाउन होना पड़ेगा, राइट। तो आप किसी भी टाइम भेज दो ऐसा नहीं होगा। हर कंपनी का एक पॉलिसी होगा कि लेट्स से सेकेंड फ्राइडे ऑफ ए मंथ, हर महीने का सेकेंड फ्राइडे को हम लोग चेंजेस भेजेंगे प्रोडक्शन में, ठीक है। या फिर लेट्स से सेकेंड फ्राइडे एंड फोर्थ फ्राइडे, महीने में 2 बार जाएगा, एक सेकेंड फ्राइडे को जाएगा, एक फोर्थ फ्राइडे को जाएगा, शाम के 5 बजे के बाद, क्योंकि फ्राइडे को 5 बजे के बाद बिजनेस बंद हो जाता है। यूएस और यूके ये सब तो बंद हो जाते हैं 5 बजे के बाद, हाफ डे होता है उनका, राइट। तो जैसा भी पॉलिसी हो, तो अल्टीमेटली पॉइंट इज़ कि आप यहाँ पे प्रोडक्शन में हर कंपनी की पॉलिसी होगी कब चेंजेस जा सकते हैं, ठीक है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन डेवलपमेंट से क्वालिटी में कभी भी जा सकता है, क्योंकि ये प्रोडक्शन को इफेक्ट नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन इसके लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डेवलपमेंट से क्वालिटी में कभी भी लेके जाओ। तो डेवलपमेंट बॉक्स में क्या होगा, यहाँ 50 लोग काम कर रहे होंगे, राइट। कोई फाइनेंस का होगा, कोई मटेरियल का होगा, एक प्रोडक्शन का होगा, अलग अलग टीम्स के लोग यहाँ पे होंगे, सबके अलग अलग टीआरस होंगे, हर किसी ने अपने अपने चेंजेस किए होंगे, टीआर होगा। वो टीआर सब बेसिस टीम को बोले होंगे आप खुद से मेल डाल के कि बेसिस टीम टेक इट टू क्वालिटी, तो बेसिस टीम ने सबके टीआर उठा के क्वालिटी में डाल दिए होंगे, राइट। तो यहाँ पे हो सकता है कि 50 टीआर हो एक साथ, वो सब वेटिंग है प्रोडक्शन में जाने के लिए, 50 टीआर है, वेटिंग है। फिर क्या होगा, प्रोडक्शन में जाने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं वेरीफाई करनी पड़ती हैं। तो एक शीट बनाते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो ये शीट है कोई, इसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस। मान लो ये कोई शेयर्ड फाइल है ना, शेयर्ड फाइल का मतलब कोई एक्सेल शीट है जो सबके बीच में शेयर्ड है, सारी टीम को एक्सेस है, जितने भी हैं, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे मटेरियल का हो, चाहे किसी भी टीम का हो, उसको एक्सेस है, ठीक है, शेयर्ड फाइल। तो जितने लोगों ने भी चेंजेस बनाए हैं, टीआर बनाया है, ठीक है ना, वो सब लोग क्या करते हैं इस फाइल में, मतलब लेट्स से कोई एक्सेल शीट है, वहाँ पे अपडेट करते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपडेट करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि हर चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आपने कोई चेंजेस किया और फिर आप कंपनी छोड़ के चले गए लेट्स से 5 महीने बाद, और 1 साल बाद कुछ इशू आया, तो किसी को पता ही नहीं कि आपने क्या किया था, सिस्टम में क्या है किसी को पता ही नहीं चले। तो इसके लिए क्या होता है, हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन होता है, ताकि आप छोड़ के भी चले गए तो भी हम जाके डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि क्या हुआ था, एग्जैक्टली क्या चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पे लेट्स से शेयर्ड फाइल मान लो कोई एक्सेल शीट है, तो वहाँ पे अपडेट करेंगे कि चेंज किसने किया है, किस डेट पे किया है, उसके बाद कौन सा टीआर नंबर है, चेंजेस क्यों किए गए हैं, राइट, इशू क्या था, उसके बाद चेंजेस क्या किए गए हैं ना। और सब कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड रहेगा, साइन ऑफ मिला है कि नहीं मिला है, साइन ऑफ किसने दिया है, वो सब कुछ रहेगा पूरा। सो दैट अगर मैं 2 साल बाद भी उठा के फाइल खोलूँ तो मुझे मालूम पड़ जाए कि चेंजेस क्यों हुए थे, क्या रीज़न था, किसने किया था और क्या चेंजेस किए थे, राइट, सब कुछ दिख जाए मुझे। तो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए पूरा।
तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएंगे हम लोग पहले, और उस डॉक्यूमेंट को अपडेट करते रहते हैं। जब भी कोई चेंज करेंगे उस डॉक्यूमेंट को अपडेट करेंगे। फिर क्या होगा, मान लो कि लेट सपोज मान लो ये है आज कितना है, 15। मान लो 17 तारीख को चेंजेस जाने हैं, 17 जुलाई प्रोडक्शन में जाने हैं। क्योंकि प्रोडक्शन में एक पर्टिकुलर डेट पे ही जाता है, कभी भी नहीं भेज सकते आप, हर टाइम बिजनेस डाउन नहीं कर सकते आप। एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड रहेगा, उसी दिन प्रोडक्शन में जाएगा। मान लो 17 जुलाई को चीज़ें प्रोडक्शन में जानी है। यहाँ पे लेट्स से 50 TR हैं, अलग अलग लोगों ने बना रखे हैं। सबने अपना अपना शेयर्ड फाइल में अपडेट कर रखा है एक्सेल शीट में, सारा डेटा जो भी था उनका। फिर क्या होगा, 17 तारीख को जाने हैं तो आज है 15 तारीख, तो एक दो दिन पहले लेट सपोज 15 को या 16 को एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग को बोलते हैं, लेट मी ड्रॉ इट हियर, ये 17 है मान लो, ये 17 है, और इसके जस्ट पहले मैं एक मीटिंग रख रहा हूँ। लेट्स से दिस मीटिंग, ठीक, एक मीटिंग हो रही है लेट्स से 15 और 16, मान लो 16 को, 16 जुलाई को, एक दिन पहले। इस मीटिंग का पर्पस क्या है, इस मीटिंग का पर्पस है कि अब क्या है कि मान लो सब 50 चेंजेस चले गए और प्रोडक्शन सिस्टम डाउन हो गया, लेट्स सपोज कुछ तो इश्यू हो गया, प्रोडक्शन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, राइट। जब तक ठीक नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो, तो ये क्या है, ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। तो होगा क्या कि हो सकता है कि इनमें से 50 में से कोई एक हो जिसकी वजह से सिस्टम डाउन हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है। तो आपको नहीं पता उस 50 में से कौन सा है जो प्रॉब्लम कर देगा आगे जा करके, यू डोंट नो। तो आप क्या करोगे, आप प्रिकॉशन लेके चलोगे। तो होगा क्या कि एक मीटिंग होगी यहाँ 16 को, उस मीटिंग में देखा जाएगा कौन कौन से चेंजेस को आगे भेजना है। अगर कोई चेंज ऐसा है जो रिस्की है, राइट, जिसका रिस्क ज़्यादा है, तो वो फिलहाल होल्ड करेंगे, और अपना फिर वो लोग ड्यू डिलिजेंस करेंगे कब भेजना है नहीं भेजना है, वो सब चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे मीटिंग को बोलते हैं चेंज अप्रूवल बोर्ड, इन शॉर्ट कैब मीटिंग। कैब मीटिंग का मतलब होता है चेंज अप्रूवल बोर्ड। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट्स से चेंज अप्रूवल बोर्ड। तो चेंज अप्रूवल बोर्ड में मीटिंग होगी, तो मीटिंग में डिसीजन कौन लेगा कि चेंजेस आके जाएंगे नहीं जाएंगे। तो डिसीजन जो लेगा वो बेसिकली आईटी ओनर होता है। बिजनेस का अपना एक आईटी टीम होगा, राइट, कोई तो होगा जो आईटी ओनर होगा, जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि सिस्टम अप एंड रनिंग हो। अगर सिस्टम डाउन हो गया, आईटी सिस्टम बैठ गया, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी गर्दन पकड़ी जाएगी, राइट। तो उसको बोलते हैं आईटी ओनर, जो ओन करता है आईटी सिस्टम को। तो बेसिकली बहुत सीनियर बंदे होंगे बिजनेस के, और होगा उनका कुछ 20 साल 25 साल एक्सपीरियंस, और वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पूरे आईटी सिस्टम की। तो वो लोग यहाँ पे मीटिंग में रहेंगे, वो लोग ये फाइल खोलेंगे। अब उनको भी नहीं पता ना किसने किसने चेंजेस किया है, क्या क्या किया है, तो बेसिकली ये फाइल खोलेंगे वो एक्सेल शीट, और वो बारी बारी जाएंगे। सबसे पहला लाइन पढ़ेंगे वो लोग कि ये चेंजेस हैं, और उस बंदे का नाम लिया जाएगा जिसके अगेंस्ट में चेंजेस लिखे होंगे, राइट, जिसने चेंजेस किए हैं, वो भी शीट में लिखा है, तो उसका नाम लिया जाएगा। वो बंदा, ये सारे बंदे जितने भी थे सब कॉल में रहेंगे, ये 50 बंदे, और जो अप्रूवर है वो भी। और पहला चेंज डिस्कस होगा, तो ये जो बंदा होगा वो बताएगा कि क्या चेंजेस थे, क्यों चेंजेस थे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कितना, केवल लोकल इम्पैक्ट है, मतलब केवल अपनी कंपनी कोड को इम्पैक्ट है, या ग्लोबल इम्पैक्ट है, ऑल ओवर दी सारे कंपनी कोड को इम्पैक्ट है। तो इम्पैक्ट बताएगा, फिर बोलेगा कि अगर फेल हो गया तो व्हाट इज़ द वर्क अराउंड, आप चेंजेस को ठीक कैसे करोगे, मतलब अगर फेल हो गया तो कैसे आप करेक्शन करोगे। तो वो सब आंसर करेगा वो। उसके बाद जो यहाँ पे आईटी ओनर होगा, जो अप्रूविंग बॉडी होगा, वो बंदा बोलेगा कि ठीक है, आपका फाइल देखेगा सारी डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है। अगर उसको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं लगा तो वो रिजेक्ट कर देगा, आपके चेंजेस आगे नहीं जा सकते,
ठीक है ना। तो ही कैन रिजेक्ट बाय एनी रीज़न, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन का रीज़न हो, चाहे वो आपका चेंज बहुत रिस्की है, या फिर आपकी टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हुई है। तो वो पूरा देखता है फाइल में कि डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है, साइन ऑफ मिला है कि नहीं है, प्रॉपर क्लियर कट साइन ऑफ होना चाहिए, टेस्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच होना चाहिए। सब कुछ अगर रहेगा तो वो अप्रूव करता है। फिर वो सेकंड रो पे आएगा, फिर सेकंड चेंज उठाएगा, फिर किसी का है वो आंसर करेगा पूरा, चेंजेस क्या है, क्यों है, क्या इम्पैक्ट है, कितना रिस्की है, राइट। फेल हो गया तो कैसे ठीक करना होगा, वो सारे आंसर करेगा। इफ़ यू फाइंड से सब कुछ ठीक है तो वो उसको अप्रूव करेगा कि हाँ ठीक है, दिस इज़ अप्रूव्ड। तो लेट्स से आउट ऑफ 50 टी आर्स, यहाँ पे 50 टी आर या 50 चेंजेस हैं, 50 चेंजेस में से लेट्स से 40 अप्रूव हो गए, 10 अप्रूव नहीं हुआ। तो जो अप्रूव हुआ नहीं हुआ वो आगे नहीं जा सकता, ठीक है ना। उसको फिर से आप जो भी अगर डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है तो डॉक्यूमेंटेशन ठीक करोगे और नेक्स्ट टाइम प्रेजेंट करोगे। जो भी गड़बड़ी है, साइन ऑफ नहीं मिला है तो बिजनेस से साइन ऑफ लो और नेक्स्ट टाइम प्रेजेंट करो, अगले कॉल में जब नेक्स्ट टाइम होगा तब। जो 40 पास हो गए, राइट, वो 40 प्रोडक्शन में जाने को रेडी है। तो हमारा काम क्या होता है कि हम प्रोडक्शन में नहीं भेजते हैं, अगेन बेसिस टीम, क्योंकि जैसे यहाँ पे बेसिस मूव कर रही है वैसे यहाँ पे भी बेसिस ही मूव करती है। टीआर को लेके बेसिस टीम ही जाती है प्रोडक्शन में। ओनली थिंग इज़ वो अप्रूवल लेना हमारा काम है। तो हम लोग कॉल अटेंड करते हैं और अप्रूवल मांगते हैं कि उनके सवालों का आंसर करते हैं, एंड देन अगर उनको ठीक लगता है कैब मीटिंग में तो वो लोग अप्रूव करते हैं, तो चेंजेस प्रोडक्शन में जा सकते हैं। तो बेसिस टीम वो नोट डाउन कर लेती है कौन कौन से 40 चेंजेस हो जाएंगे, एंड दे डू देयर ओन जॉब, वो लेके प्रोडक्शन में जाएंगे। फिर हमारा काम होता है चेक करना कि प्रोडक्शन सिस्टम में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, राइट, सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो वो बिजनेस अगर कुछ गड़बड़ होगा तो टिकट रेस कर देगा ना। टिकट का मतलब है डिफेक्ट, डिफेक्ट रेस कर देगा कि ये फट गया या फिर ये इशू हो गया बिकॉज ऑफ चेंजेस ना। अभी तक क्लियर है क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? डेवलपमेंट बॉक्स क्या है, क्वालिटी क्या है, प्रोडक्शन क्या है, कैब यस मीटिंग सर। क्या है, शेयर्ड फाइल हम क्यों बना रहे हैं, कल को कोई बंदा छोड़ के चला गया कंपनी तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा क्या चेंजेस किए थे। तो वो फाइल जाके देख लेते हैं हम लोग, वहाँ से मालूम पड़ जाता है किसने क्या क्या किया था, क्यों किया था, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अभी इसमें काफ़ी कुछ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पे एक क्वालिटी सिस्टम बनाया है, जस्ट वन ना। प्रैक्टिकली क्या होता है, नॉट जस्ट वन, यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट को मतलब क्वालिटी सिस्टम होती है। इफ़ आई कॉपी एंड पेस्ट इट, ये हो गया मेरा दूसरा, लेट मी कॉपी, हो गया मेरा तीसरा। पर्पस क्या है कि जिस जिस क्लाइंट में मतलब जिस, अब ये क्या है, ये तीनों क्या है, प्रोडक्शन के ही कॉपी हैं। प्रोडक्शन का डेटा यहाँ पे भी लोड होता है, डेटा रिफ्रेश, प्रोडक्शन का डेटा यहाँ पे भी लोड होगा, प्रोडक्शन का डेटा यहाँ पे भी लोड होगा। एवरी मंथ आप तीनों में लोड करोगे। ये तीनों जो हैं आपस में एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होंगे, राइट, क्योंकि ये तीनों प्रोडक्शन के ही कॉपी हैं। ओनली थिंग इज, इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि एक जो सिस्टम है वो आप पूरा बिजनेस को दे देते हो कि आप जो भी टेस्टिंग करो इस सिस्टम में करो, हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे। एक सिस्टम आप अपने पास रखते हो, उसको बिजनेस हाथ नहीं लगाता, आप टेस्टिंग करो। और एक सिस्टम सिर्फ ऐसे ही रखते हो बिना कोई छिड़कानी किए, सो दैट वर्स्ट केस में अगर कुछ गड़बड़ हो गया, राइट, तो दोबारा प्रोडक्शन से कॉपी मारने के बजाय आप यहाँ से कॉपी मार लो, ठीक है ना। मतलब ये प्रोडक्शन का कॉपी बचा के रखते हो आप वर्स्ट केस में। तो नॉर्मली एक एक सिस्टम डेडिकेटेड होता है बिजनेस को, एक सिस्टम डेडिकेटेड होता है आपको, और एक सिस्टम आप कुछ नहीं करते, एज इट इज़ कॉपी और प्रोडक्शन छोड़ देते हो। कल को कुछ गड़बड़ हुआ तो ये काम में आ जाएगा ना। तो ये हो गया स्टैंडर्ड प्रोसेस कि स्टैंडर्ड कैसे चेंज मैनेजमेंट काम करता है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि कोई भी कंपनी है, जैसे मान लो मैं ही हूँ, तो मान लो मेरा वेबसाइट है और मुझे कुछ चेंज करना है वेबसाइट में, तो मैं डायरेक्टली अपने वेबसाइट पे चेंज नहीं करना चाहूँगा, मैं पहले उसकी टेस्टिंग करना चाहूँगा। मैं बोलूँगा पहले मुझे टेस्ट करके दिखाओ कि कैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो काम कर रहा है तो ही मैं उसको बोलूँगा ठीक है आप मेरे लाइव सिस्टम में करो, बराबर है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। डेवलपमेंट बॉक्स में सारे चेंजेस किए जाएंगे, वहाँ कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। डेवलपमेंट बॉक्स को एक और नाम से बोलते हैं गोल्डन क्लाइंट। डेवलपमेंट बॉक्स को एक और नाम होता है गोल्डन क्लाइंट।
गोल्डन क्लाइंट। यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। आप यहाँ पे टीआर बनाओगे, टीआर कौन बना रहा है? कंसल्टेंट्स, मतलब हम लोग। और ये हम बेसिस को बोलते हैं, क्वालिटी में लेके जाओ। बेसिस कभी भी लेके चला जाएगा। आप आज सुबह बोलो आज लेके चला जाएगा, कल बोलो कल, परसों परसों, कभी भी लेके चला जाएगा, राइट। और उसके बाद फिर आप डॉक्यूमेंट अपडेट करते हो यहाँ पे फाइल को, फिर कैब मीटिंग अटेंड करते हो जब भी मीटिंग है, और कोशिश करते हो अप्रूवल लेने की। अप्रूवल के लिए ज़रूरी है आपको साइन ऑफ मिला हो बिजनेस की साइड से, राइट। टेस्टिंग डॉक्यूमेंट आपने बना रखा हो स्क्रीनशॉट्स के साथ, साइन ऑफ ले रखा हो। कैब मीटिंग में अप्रूव होगा तो प्रोडक्शन में जाएगा पर्टिकुलर डे पे, 17th पे। दिस इज़ वेरी वेरी स्टैंडर्ड प्रोसेस, ये हर कंपनी में फॉलो होगा, चाहे वो SAP हो, चाहे ओरेकल हो, चाहे एडवर्ड हो, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हो ना, हर कंपनी में ये प्रोसेस होगा। दिस इज़ कॉल्ड योर चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। बिना ये जाने आप कंपनी में काम नहीं कर पाओगे, किसी भी कंपनी में। अब देखो, मैंने एक नाम बोला था लैंडस्केप, राइट, सिस्टम लैंडस्केप या फिर IT लैंडस्केप। IT लैंडस्केप बोलो या सिस्टम लैंडस्केप बोलो, ये क्या होता है? लैंडस्केप का मतलब होता है कि आपके पास कौन कौन से बॉक्सेस हैं, दैट इज कॉल्ड लैंडस्केप। जैसे यहाँ पे एक बॉक्स ये हो गया, 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 और एक बॉक्स ये हो गया। तो ये मेरा लैंडस्केप है कि पहले मैं डेवलपमेंट यहाँ करता हूँ, फिर उसको लेके यहाँ जाता हूँ, बिजनेस यहाँ टेस्ट करता है, मैं यहाँ टेस्ट करता हूँ, और फिर प्रोडक्शन सिस्टम में जाता है। तो ये हो गया चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, और ये बॉक्सेस हो गए मेरे लैंडस्केप। तो मेरे लैंडस्केप में फिलहाल डेवलपमेंट बॉक्स है, क्वालिटी बॉक्स है, प्रोडक्शन सिस्टम है, क्वालिटी के भी 3 बॉक्स हैं। क्लियर है ना लैंडस्केप का मतलब क्या है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स जो है हम लोग ऑफिस में यूज़ करते हैं, IT लैंडस्केप, सिस्टम लैंडस्केप, क्योंकि जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो हमें नहीं पता ना उस क्लाइंट के पास क्या क्या है। तो वहाँ पे सबसे पहले डिस्कशन यही होता है कि आपका IT लैंडस्केप क्या है, मतलब आपके पास सिस्टम क्या है, कौन कौन से हैं, कौन सा यूज़ करते हो आप, किस, कौन सा टेस्टिंग सिस्टम है, कौन सा डेवलपमेंट सिस्टम है, दैट इज़ कॉल्ड लैंडस्केप। क्लियर ना? यस सर। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे? नहीं? अब देखो, मान लो कि आपने सब कुछ किया, साइन ऑफ भी ले लिया, कैब में अप्रूवल में मिल गया, प्रोडक्शन में डाल दिया। प्रोडक्शन में डालने के बाद क्या हो गया, चीज़ें फट गई। फट गई मतलब एक्सपेक्टेड नहीं चला, कुछ तो गड़बड़ हो गया। दो इट वर्कड इन क्वालिटी बट इट डिड नॉट वर्क इन प्रोडक्शन, कुछ तो रीज़न से नहीं चला। हो सकता है मेरे कोई सिली मिस्टेक हो गया हो, या ट्रांसपोर्ट ठीक से गया ना हो, कभी कोई वो भी होता है ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं गया, सारे चेंजेस नहीं गए। आपने 40 चेंजेस किए, आपने 15 चेंजेस किए थे, 12 गए, 3 छूट गए, राइट। वो सब भी होता है कभी कभी, रेयर केसेस में। कुछ तो इशू हो गया, प्रोडक्शन में नहीं चला, क्वालिटी में चल रहा है। तो सिस्टम ब्रेक हो गया, इसको बोलेंगे सिस्टम ब्रेक हो गया, आपकी चेंजेस की वजह से सिस्टम ब्रेक हो गया, राइट। तो अब क्या करेंगे? अब क्या है कि चेंजेस गए 17 को, और ब्रेक हुआ आपको मालूम पड़ा लेट से काफ़ी लेट। आप इमीडिएटली चेंजेस, मतलब यू कैन नॉट वेट कि आप अगली बार जब होगा 2 हफ्ते बाद चेंजेस भेजोगे करेक्शन वाले, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन ब्रेक हो गया है ना। प्रोडक्शन ब्रेक में यू कैन नॉट वेट, आपको इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल फिक्स करना होता है, क्योंकि जो टिकट रेज होगा उसकी प्रायोरिटी बहुत हाई होगी, बराबर है। प्रोडक्शन में ब्रेक हुआ तो टिकट जो रेज होगा वो हाई प्रायोरिटी का रेज होगा, हाई या क्रिटिकल। तो नॉर्मली टिकट की 4 प्रायोरिटी होती है, क्रिटिकल, हाई, मीडियम एंड लो। लो प्रायोरिटी मतलब कि ज़्यादा कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है, आराम से करो, आपके पास टाइम है 8 दिन का। सर टिकट मीडियम, क्या होता है? टिकट का मतलब है जैसे कि डिफेक्ट या फिर कंप्लेन बोल सकते हो। कंप्लेन इन टर्म्स ऑफ, जैसे आप नहीं करते हो कि मेरा बिल गलत आया है लेट्स से मोबाइल का, तो आपने कंप्लेन रेज कर दी कॉल करके, राइट, हम्म, कि आपको करेक्ट बिल भेजे या जो भी है। तो वो लोग आपको एक नंबर शेयर करते हैं, ये आपका कंप्लेन नंबर है, ओके वो कंप्लेन हो गया। ओके। आइडिया ये है कि वो जो नंबर दे रहा है दैट इज़ फॉर ट्रैकिंग पर्पस,
कि चीज़ों को ट्रैक रख सके हम लोग। आगे की जो भी बातचीत होगी आपकी उस नंबर के रेस्पेक्ट में होगी, राइट। ये मेरा कंप्लेन नंबर रेज किया था मैंने, ये जो भी है, तो जितनी भी बात होगी आगे के उस कंप्लेन नंबर के रेफरेंस में होगी। तो नंबर बेसिकली एक रेफरेंस है, ठीक है। ठीक वैसे यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस जो यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसको कुछ प्रॉब्लम आई, चाहे वो आपकी सेटिंग से प्रॉब्लम हो गई हो, चाहे वो नहीं कर पा रहा है, उसको नहीं आता है, राइट, जो भी रीज़न है, अल्टीमेटली उसको हेल्प चाहिए। और वो हेल्प के लिए ही उन्होंने प्रोजेक्ट दे रखा है टीसीएस को, आईबीएम को, एक्सेंचर को, कि उनको हेल्प चाहिए, बिकॉज उनको एसएपी नहीं आती है, राइट। दे नो देयर बिजनेस नॉट एसएपी, तो उनको हेल्प चाहिए, तो वो हेल्प मांगेंगे कैसे, उस चीज़ का ट्रैक कैसे रखेंगे। उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एक टूल होता है जहाँ पे जाके टिकट क्रिएट करते हैं। टिकट का मतलब है कि एक नंबर जनरेट होगा जिसको हम लोग यूज़ करेंगे ट्रैकिंग पर्पस के लिए। तो उनकी जो भी इशू होगी वो मेल में लिख के हमको भेजते हैं, ठीक है। वो लोग टिकट नहीं जनरेट करेंगे, वो लोग सिर्फ मेल में लिख के भेज देंगे कि हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, एंड दे नीड हेल्प और दे नीड सोल्यूशन, जो भी है। वो मेल आएगा, उस मेल को मिलने के बाद कंपनी में कोई बंदा होगा जो बेसिकली टिकट क्रिएट करेगा और उनको वापस मेल करेगा, दिस इज़ योर टिकट नंबर, राइट, फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। इसका और वो क्या करेगा, उसका मेल उस टिकट में अटैच कर देगा, मेल आया था उस टिकट में अटैच कर देगा, ताकि सबका रिकॉर्ड रहे अभी। फिर क्या होगा, वो टिकट असाइन हो जाएगा किसी कंसल्टेंट को कि आप लोग काम करो, ठीक करो, जो भी है, राइट। तो टिकट इज बेसिकली फॉर ट्रैकिंग पर्पस इश्यूज, बेसिकली कि बिजनेस को क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक सेकंड में आया अभी ना। हेलो। हाँ, अब देखो, अच्छा पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपको वो टिकट का बताता हूँ। हाँ, हेलो। हेलो। ओके सर। सर। ठीक है, अब देखो, तो ये मेरा जो प्रोसेस है, ये मेरा स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ठीक है, नॉर्मल केस में। अब अगर आपका प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, बिकॉज आपने चेंजेस भेजे थे, उससे कुछ तो इशू हो गया, इसका मतलब है सिस्टम ब्रेक हुआ, प्रोडक्शन सिस्टम ब्रेक हुआ। तो अब जो प्रोसेस होगा, मतलब आप 2 हफ्ते वेट नहीं करने वाले हो कि 2 हफ्ते बाद करेक्ट करेंगे, तब तक बिजनेस यूज ही नहीं कर पाएगा, राइट। इसको इमीडिएटली फिक्स करना पड़ेगा हमें, एज सुन एज पॉसिबल। तो उस केस में क्या होगा, चेंजेस तो यही होंगे, डेवलपमेंट में ही होंगे, तरीका तो वही है, चेंजेस डेवलपमेंट में ही होंगे। चेंजेस आप इमीडिएटली क्वालिटी में भेजोगे, करेक्शन करोगे, क्वालिटी में भेजोगे, राइट। क्वालिटी में टेस्ट करोगे, अगेन साइन ऑफ लोगे, राइट, फिर से पूरा ये डॉक्यूमेंटेशन करोगे। और अभी क्या होगा, इमीडिएटली एक मीटिंग होगी जिसको हम बोलेंगे ब्रेक फिक्स मीटिंग। जैसे यहाँ पे हम चेंज अप्रूवल बोर्ड वाले मीटिंग कर रहे थे, वैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं एक ब्रेक फिक्स मीटिंग इमीडिएटली। क्योंकि जब ऐसा सीन होता है कि प्रोडक्शन ब्रेक हो गया, तो इट्स ए वेरी हाई प्रायोरिटी टिकट, और जितने भी मैनेजर्स होंगे और जो काम कर रहा है वो, और क्लाइंट साइड से सब लोग कॉल पे रहते हैं लगातार। हर एक घंटे पे हमें स्टेटस देना होता है कि कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक पहुँचा। तो ब्रेक फिक्स मीटिंग होगा जिसमें अगेन आप अपने चेंजेस प्रेजेंट करोगे कि आपने क्या इशू था, क्या चेंजेस किया, फिक्स क्या किया, टेस्टिंग हुई नहीं हुई,
सब कुछ करोगे, दोबारा अप्रूवल लोगे, और इस बार ज़्यादा लोग होंगे मीटिंग के अंदर अप्रूवल देने वाले, और वो फिर अप्रूवल होगा तुरंत प्रोडक्शन में भेजा जाएगा, बेसिस टीम उसको प्रोडक्शन में डालेगी, एंड फिर से टेस्टिंग करोगे कि सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब बिजनेस टेस्ट करेगा बेसिकली प्रोडक्शन में। तो अगर चल गया तो अच्छी बात है, फिर से अगर फेल हो गया तो गॉड हेल्प यू, आप दोबारा आओगे डेवलपमेंट में, फिर क्वालिटी में जाओगे, फिर भी टेस्ट लोगे, साइन ऑफ लोगे राइट बिजनेस से, फिर दोबारा बिग फिक्स मीटिंग होगी दोबारा, फिर आप आगे भेजोगे ना। तो ये हो गया ब्रेक फिक्स वाला, ब्रेक फिक्स प्रोसेस, स्टैंडर्ड प्रोसेस एंड ब्रेक फिक्स प्रोसेस। स्टैंडर्ड में पर्टिकुलर डेट पे ही जाता है, ब्रेक फिक्स में उसी दिन आपको फिक्स करना होता है, इनफैक्ट 4 घंटे के अंदर। जब हाई प्रायोरिटी टिकट आता है 4 घंटे टाइम होते हैं, 4 घंटे में नहीं फिक्स किया तो फिर पेनाल्टी लगती है कंपनी को, राइट, जो वेंडर है मतलब। तो दैट इज योर ब्रेक फिक्स मीटिंग। अब आते हैं कि ये टिकट वाला काम क्या है। अब देखो, जैसे मान लो कि ये कंपनी है कोई, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया। लेट्स से दिस इज अ कंपनी, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स फैमिली है तो नाम आसान लगेगा आपको, टाटा मोटर्स। अब देखो, टाटा मोटर्स मान लो कोई कंपनी है, और उन्होंने, उनके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे राइट, अराउंड 4 लाख एम्प्लॉयज़ होंगे जो बेसिकली इस कंपनी में काम कर रहे होंगे, स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल जोग्राफीज ना, कि टाटा मोटर्स तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड फैली हुई है ऑलमोस्ट, तो हर जगह सब मिला के 4 लाख एम्प्लॉय मान लो। और टाटा मोटर्स ने लेट्स सपोज एसएपी लगा रखी है ना, तो उन्होंने एसएपी इम्प्लीमेंट कर रखा है लेट्स सपोज। दे आर यूजिंग एसएपी, ठीक है। फिर क्या होगा कि टाटा मोटर्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो एसएपी नहीं आता, राइट, जो उनकी आईटी टीम होगी उसी को आएगी, अदरवाइज उनके एम्प्लॉयज़ को एसएपी थोड़ी आता, वो तो अपना बिजनेस जानते हैं, एसएपी तो बहुत बाद में लगा है, या उनको बेसिकली एसएपी की उतनी नॉलेज नहीं है, दे जस्ट यूज़ इट, वो यूज़र हैं एसएपी के ना, वो अपने काम के लिए सिर्फ एसएपी यूज़ करते हैं, उनको ट्रेन किया गया है। तो वेरी फ्यू थिंग्स दे विल बी डूइंग। मान लो कोई है जो सिर्फ इनवॉइस प्रोसेस कर रहा है, कोई है जो सिर्फ पेमेंट कर रहा है, उसको आगे पीछे का कुछ नहीं पता, पीछे की कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता, और सिर्फ उसको यूज़ करना सिखा दिया गया है, वो यूज़ कर रहा है, दे आर कॉल्ड एंड यूजर्स, ठीक है ना, उनको बोलते हैं एंड यूजर्स। एंड यूजर्स केवल सिस्टम को यूज़ करते हैं, ठीक है ना, दे आर एंड यूजर्स। उनको पीछे का सेटिंग नहीं पता, उनको बाकी सब चीज़ें नहीं पता, उनको जितना सिखाया गया है उतना वो करते हैं। अब क्या होगा कि एंड यूजर जब कर रहा है, एसएपी को यूज़ कर रहा है, तो उसको कुछ प्रॉब्लम आई, ठीक है ना, मान लो कोई चीज़ चाहता है जो नहीं हो पा रहा है, या कुछ गलत हो गया है जिसको करेक्ट करना है, या कोई नया रिपोर्ट चाहिए, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है राइट, उनको हेल्प चाहिए। अब उनको हेल्प करेगा कौन? तो उन्होंने क्या किया टाटा मोटर्स ने कि उन्होंने सबसे पहले तो लेट्स से उन्होंने एक आईटी टीम बना ली छोटी सी, लेट्स सपोज। अच्छा चलो इसके पहले आते हैं, मान लो ये जो एंड यूज़र है इनको हेल्प चाहिए, तो पहले क्या करेंगे ये लोग, सुपर यूज़र को रीच करेंगे। सुपर यूज़र मतलब टाटा मोटर्स के ही एम्प्लॉई हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयज़ थोड़े ज़्यादा जानकार हैं, उनकी ट्रेनिंग थोड़ी ज़्यादा डेप्थ में हुई है, ठीक है ना, उनको थोड़ा बिजनेस भी पता है, थोड़ा आईटी भी पता है, ठीक है ना। तो दे विल बी सुपर यूजर्स, तो ये एंड यूजर जाएंगे सुपर यूजर के पास। सुपर यूजर, तो सुपर यूजर वो एम्प्लॉय है टाटा मोटर्स का जिसको दोनों आता है, बिजनेस भी और आईटी भी, तो उसकी ट्रेनिंग इन डेप्थ हुई है। तो एंड यूजर रीच कर रहा है सुपर यूजर को फॉर हेल्प, क्योंकि हो सकता है कि कोई गलती ना हो सिस्टम में, सब कुछ सही हो, मे बी उसको एंड यूजर को आ ही नहीं रहा है करना, इट्स अ ट्रेनिंग इशू, तो सुपर यूजर को आता है तो वो उसको बता देगा राइट। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया सुपर यूजर। उसके बाद लेट्स सपोज सुपर यूजर से भी नहीं हो पाया ना, मे बी कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ होगा, या इट इज़ नॉट जस्ट अ ट्रेनिंग इशू, उसके अलावा कुछ और इशू है,
तो सुपर यूजर नहीं कर पा रहा है, फिर क्या होगा, टाटा मोटर्स को हेल्प चाहिए, तो टाटा मोटर्स क्या करेगा, टाटा मोटर्स बोलेगा लेट्स से वी हैव लेट्स से यहाँ पे इन्फोसिस, टाटा मोटर्स इन्फोसिस को बोलेगा हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 5 साल का। टाटा मोटर्स ने इन्फोसिस को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, अब बोला कि आप हमें सपोर्ट प्रोवाइड करो, सपोर्ट प्रोजेक्ट, राइट, आप हमें सपोर्ट प्रोवाइड करो। तो इन्फोसिस क्या करेगा, जब भी इनके यूजर्स से कोई भी इशू रेज होगा कि हमें हेल्प चाहिए, इन्फोसिस के एम्प्लॉयज़ जो प्रोजेक्ट में होंगे वो उस इशू को सॉल्व करेंगे, राइट, उनको हेल्प करेंगे। तो इन्फोसिस ने क्या किया, इन्फोसिस ने एक टीम बनाई जिसके अंदर उन्होंने सारे बंदे रख लिए, एमएम के भी, एफआई के भी। तो एफआई के 4 लोग रख लिए, एमएम के 5 लोग रख लिए, राइट, एसडी के कुछ लोग रख लिए, प्रोडक्शन के कुछ लोग रख लिए, अब एपल्स रख लिए, सारे बंदे रख लिए अलग अलग और एक टीम बना ली। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इस टीम को लेट्स से फर्दर बांट दिया। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ, लेट्स कॉल इट L1, L2, नॉट L2, L3 बोलूँगा मैं इसको, सॉरी गलत हो गया, L3, L2। इन्फोसिस ने क्या किया, इन्फोसिस ने टीम बना दी, 3 टीमें हैं, L1, L2, L3, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो लेवल 1 के अंदर भी सारे ही बंदे हैं, एम एम एफ आई एस डी पी पी वेब सब है, लेवल 2 के अंदर भी सारे ही हैं, लेवल 3 के अंदर भी सारी टीम के बंदे हैं। तो ये टीम, 3 टीम क्यों बनाई है, अब क्या होगा, जब यहाँ पे यूजर को प्रॉब्लम आई एंड ये सॉल्व नहीं कर पाया, तो क्या करेंगे वो लोग, एक मेल लिखेंगे, किसको, मेल लिखेंगे बेसिकली इन्फोसिस को। तो उनको एक डीएल दिया होगा, डिलीवरी लिस्ट, कि आपको जब भी प्रॉब्लम आए वहाँ पे आप मेल कर दो, राइट। तो वहाँ से एक मेल आएगा अपने इन्फोसिस के पास। तो लेट्स से उन्होंने एक मेल डाला इन्फोसिस को कि हमें ये हेल्प चाहिए, ये इशू आ रहा है बेसिकली। ठीक है, अब इन्फोसिस क्या है, सपोर्ट प्रोजेक्ट पे है, दे आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। तो जब मेल आएगा तो इसका मतलब है कि आपके पास इशू आ गया, राइट। तो सबसे पहले कौन देखेगा, लेवल 1 कॉन्टैक्ट सबसे पहले। तो लेवल 1 कॉन्टैक्ट जो होगा ये सबसे पहले पिक्चर में आएगा। लेट्स से इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, फर्स्ट गोज टू लेवल 1, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना। तो लेवल 1 पे क्या होता है कि उनका काम ये है कि जब भी ऐसा कोई इशू रिपोर्ट हो, आप एक टिकट क्रिएट करो, ठीक है, इमीडिएटली, और बिजनेस को वापस मेल कर दो कि दिस इज़ योर टिकट नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस, राइट। इमीडिएटली आप उनका टिकट नंबर बना के उनको दे दो, सो दैट दे नो कि उनका टिकट क्रिएटेड है एंड दैट विल बी ट्रैक्ड। साथ ही साथ L1 टीम के बंदे जो होंगे उनका काम ये भी है कि उस टिकट को समझो, उस इशू को समझो एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट। अगर बहुत बेसिक इशू है, सिंपल इशू है, राइट, तो L1 के बंदे कर लेंगे। तो लेट्स से दिन भर में 100 टिकट आए, क्योंकि 4 लाख एम्प्लॉय हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना 100 लोगों ने प्रॉब्लम लिखा हो, दिन भर में 100 टिकट आए, तो वो 100 के 100 टिकट गए L1 टीम के पास। ठीक है, L1 टीम ने इमीडिएटली टिकट क्रिएट किया और जो जहाँ से इशू आया था उनको वापस कर दिया, दिस इज योर टिकट नंबर। तो टिकट क्रिएट कहाँ पे होगा, टिकट क्रिएट करने के लिए कोई टूल होगा, राइट, जहाँ पे जाके हमें कुछ कुछ इनपुट करना होगा, सेव करेंगे, टिकट नंबर जनरेट हो जाएगा। तो उस टूल को हम बोलते हैं टिकटिंग टूल। जैसे मान लो ये कोई टूल है, इसको हम बोलेंगे टिकटिंग टूल, टिकटिंग टूल। तो टिकटिंग टूल कौन कौन से होते हैं, एक होता है सर्विस नाउ, जिसको हम बोलते हैं एस नाउ। एक होता है HPALM, जो बेसिकली है आपका HP कंपनी का एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ये भी एक टिकटिंग टूल ही है।
एक होता है चार्म करके। तो ये सब अलग अलग टिकटिंग टूल है। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मार्केट में होता है सर्विस नाउ, जो ऑलमोस्ट हर कंपनी यूज़ करती है, सर्विस नाउ। ठीक है, तो ये टिकटिंग टूल है। तो इसमें क्या करना होता है, वो लोग जाते हैं और वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन डालते हैं कि टिक इशू रेज्ड बाई, जहाँ से मेल आया था वो हो गया। उसके बाद इशू का डिस्क्रिप्शन डालेंगे, फिर मेल अटैच कर देंगे, राइट। वो सब कुछ करके फाइनली वो सेव करेंगे, तो एक टिकट क्रिएट होगा और वो टिकट नंबर वो लोग वापस मेल कर देंगे उनको, दिस इज़ योर टिकट नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अब ये L1 के बंदे जो होंगे, तो L1 में भी कोई टीम लीड होगा, बराबर है, जो उस टिकट को पढ़ेगा और समझेगा कि किसका इशू है, वो फाइनेंस का इशू है कि मटेरियल का है कि एसडी का है कि पीपी का है, राइट, किसका इशू है। और जिसका इशू होगा उस टीम को असाइन कर देगा। तो टिकिंग टूल में वो भी ऑप्शन होता है, आप असाइन करो किस टीम का है, तो अब वहाँ पे जाके टीम लीड टीम अपडेट कर देगा कि इस टीम का इशू है। उसके बाद फिर एक कोई पर्टिकुलर बंदा काम करेगा, बिकॉज टीम में तो कई सारे लोग हैं, राइट। फाइनेंस टीम में मान लो 4 लोग हैं, कौन काम करेगा, तो एक पर्टिकुलर बंदा का नाम असाइन कर दोगे आप कि ये बंदा काम करेगा। उस बंदे का नाम टिकट में असाइन हो जाएगा। अब वो बंदे जैसे ही टिकट में असाइन होगा, वो बंदे को मेल आ जाएगा कि एक टिकट उसके लिए आ गया है। अब उसका काम है जाकर के पढ़ना समझना और कोशिश करना कि रिजॉल्व करे। अगर सिंपल है तो वो बंदा रिजॉल्व कर लेगा, अगर कॉम्प्लेक्स है तो शायद नहीं कर पाएगा। तो L1 टीम में जो बंदे हैं वो लोग बहुत ही बेसिक हैं, मतलब बेसिक का मतलब है कि उनका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कम है। तो पूरी टीम का एवरेज एक्सपीरियंस शायद 1 साल होगा। बहुत सारे मोस्टली फ्रेशर होंगे और एक दो एक्सपीरियंस होंगे, क्योंकि सारे ही फ्रेशर रहेंगे तो काम कौन करेगा। तो कुछ कुछ एक्सपीरियंस भी यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एवरेज एक्सपीरियंस ऑफ द टीम क्लोज टू 1 ईयर होगा, बिकॉज देयर उनका मेन काम क्या है, टिकट क्रिएट करना और मेल करना। कोऑर्डिनेशन इज मेन मेन वर्क, राइट। अगर सिंपल है आसान है तो ट्राई टू रिजॉल्व इट। रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो उनको जो भी एनालाइज किया उन्होंने, जो भी प्रॉब्लम है वो लिख करके मेल कर देंगे कि यूज़र को जहाँ से टिकट आया था उसको वापस मेल कर देंगे कि आप ऐसे ऐसे करो ऐसे ऐसे करो हो जाएगा, राइट। तो आप वो सोल्यूशन उनको दे देते हो। लेकिन अगर सिस्टम में कोई चेंज चाहिए, मान लो L1 बंदे ने फाइंड आउट कर लिया कि सिस्टम में एक चेंज चाहिए, एक सेटिंग चेंज करनी है, तो वो सेटिंग चेंज L1 का बंदा भले ही फाइंड आउट कर ले पर कर नहीं सकता, उसको ऑथराइजेशन नहीं है सेटिंग चेंज करने का। मे बी वहाँ पे कोई बंदा तेज बैठा होगा जो फाइंड आउट कर लेगा कि ये चेंज चाहिए, लेकिन वो चेंज नहीं कर सकता बिकॉज उसको ऑथराइजेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो L2 को भेज देगा, एस्केलेट करेगा, राइट। L2 को चला जाएगा टिकट। कैसे जाएगा, टिकटिंग टूल में जाके जो L1 को असाइन था अब वहाँ पे L2 कर देगा। तो मतलब वो टिकट अब L1 के बकेट से निकल गया और L2 के पास चला गया। तो L2 टीम के पास चला गया। अब L2 टीम में अगेन वहाँ पे टीम लीड होगा जो देखेगा, किसी बंदे को असाइन कर देगा कि ये बंदा काम करेगा। अब वो बंदा क्या करेगा, जाके टिकट खोलेगा, वहाँ पे हिस्ट्री देखेगा, सारे मेल अटैच्ड है, मेल पढ़ेगा क्या हिस्ट्री है, क्या क्या बात हो चुकी है बिजनेस से, और फिर वहाँ से पिकअप करेगा और सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर उसको समझ में आ गया तो सॉल्व कर लेगा, नहीं तो फिर वो इन्फॉर्मेशन पूछेगा कुछ कुछ इनसे, यूज़र से, कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन दो वो इन्फॉर्मेशन, तो वो सब प्रोवाइड करेगा। ये सब कुछ मेल पे चल रहा है और वो सारे मेल टिकट में अटैच हो रहे हैं। मान लो नहीं रिजॉल्व हुआ, तो फिर ये क्या करेगा, ये भी एस्केलेट करेगा L3 के पास, लेवल 3। तो टिकटिंग टूल में जाएगा, जहाँ पे L2 था असाइनमेंट ग्रुप में, वहाँ पे L3 डाल देगा, तो L3 के बकेट में आ गया। अब L3 का टीम लास्ट लेवल है, किसी को एस्केलेट नहीं कर सकते, इनको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मोस्ट सीनियर बंदे रहते हैं, तो एवरेज एक्सपीरियंस टीम का अराउंड 8 साल 10 साल होगा। यहाँ पे एवरेज एक्सपीरियंस शायद 3 4 साल होगा, यहाँ पे एवरेज एक्सपीरियंस शायद 1 ईयर होगा टीम का। तो यहाँ एक्सपीरियंस बंदे हैं, ये लोग सॉल्व कर ही लेंगे। तो मान लो 100 में से 10 टिकट थे जो L2 को चले गए थे, जो नहीं हो पा रहे हैं सॉल्व, 10 या 20 टिकट मान लो। और 20 में से लेट्स से अराउंड 15 टिकट इन्होंने सॉल्व कर लिए, 5 नहीं हो पा रहे, तो वो 5 ये लोग L3 को भेज देंगे। अब L3 इसको सॉल्व करेगा, लास्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट L3, उनकी जिम्मेदारी है सॉल्व करना। तो ये लोग टिकट पूरा पढ़ेंगे समझेंगे और फिर बिजनेस से कोऑर्डिनेट करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम, मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मांगेंगे, सिस्टम में कोई चेंज चाहिए तो वो L3 टीम ही करेगा। अगर कोई भी चेंज करना है सिस्टम में तो वो L3 टीम ही करेगा, L1 L2 नहीं कर सकते। ठीक है ना, वो L3 टीम ही करेगा चेंज, सिस्टम में छोटा से छोटा चेंज भी L3 ही करेगा। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस बंदे थे, नंबर ऑफ बंदे कम होंगे बट एक्सपीरियंस होंगे और वो लोग करेंगे सॉल्व उसको। अब मान लो उस 5 में से 4 सॉल्व हो गया, लेकिन एक टिकट ऐसा है जो नहीं ही हो रहा है, मे बी SAP सॉफ्टवेयर में ही कुछ गलती है ना, हो सकता है सॉफ्टवेयर में ही कोई बग हो, कोई खराबी हो, वो नहीं ही हो रहा है, तो वो किसको जाएगा,
नहीं कर पा रहा है कोई, तो वो जाएगा एसएपी इटसेल्फ, एसएपी को ही रेस करेंगे हम लोग। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से बनाऊँ कि ये टिकट अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो वो जाएगा एसएपी को, जिसका सॉफ्टवेयर है, क्योंकि एसएपी भी तो एक कंपनी है, राइट, जर्मन कंपनी। एसएपी को हम लोग टिकट रेस करते हैं। तो एसएपी को टिकट रेस कैसे करोगे? तो एसएपी का एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसको हम बोलते हैं ओएसएस, बोल लो, ऑनलाइन सपोर्ट सर्विस, ऑनलाइन सपोर्ट सर्विस। तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, अगर आप गूगल पे जाओगे तो यू कैन सी। क्या खुल रहा है यार, ये बीएसएनएल कहाँ से खुल गया? ये देखो, ऑनलाइन सपोर्ट सर्विस एसएपी, ये देखो एसएपी सपोर्ट पोर्टल। आप यहाँ पे जाते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करना होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, व्यू इंसिडेंट्स, व्यू सक्सेस वेक्टर, कुछ कुछ है, राइट। इंसिडेंट मतलब टिकट, रिपोर्ट एन इंसिडेंट, मैनेज माई लॉन्च पैड। अगर मैं करता हूँ रिपोर्ट माई इंसिडेंट, सबसे पहले वो मुझे लॉगिन वाले पे ले जाएगा। आप आईडी या पासवर्ड डाल के लॉगिन तो करो पहले, राइट, लॉगिन पे। तो क्या होगा कि जिसने एसएपी यूज़ लगाया है, राइट, जैसे एक टाटा मोटर्स है, ये लोग एसएपी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एसएपी कंपनी से इन्होंने लाइसेंस खरीदा होगा, तभी तो एसएपी यूज़ कर पा रहे हैं, राइट। तो एसएपी कंपनी ने इनको आईडी और पासवर्ड दिया होगा कि जब भी आपको कोई हेल्प चाहिए, ये आईडी पासवर्ड है, आप वहाँ पर जाओ, टिकट लॉगिन कर दो, हमें मिल जाएगा, एंड देन वी कैन लुक इनटू इट। तो वो आईडी पासवर्ड इन्फोसिस का शेयर हो जाएगा कि आपके बंदे इस पे जाके टिकट रेस कर सकते हैं। तो ओएसएस पे जाएंगे, वहाँ पे जाके आईडी पासवर्ड डालेंगे और टिकट रेस करेंगे। वो टिकट एसएपी के लिए है, तो एसएपी के बंदे उसको रिजॉल्व करेंगे, सोल्यूशन देंगे, राइट। अगर सॉफ्टवेयर में खराबी है तो वो लोग सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए कुछ भेजेंगे, ये इंस्टॉल कर लो, वो इंस्टॉल कर लो। अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं तो वो प्रोसेस भेजेंगे कि आप ये स्टेप्स फॉलो करो, करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी सोल्यूशन होगा, दे आर ऑब्लाइज टू सर्विस, वो लोग सोल्यूशन भेजेंगे, ठीक है ना। अगर उनके सॉफ्टवेयर में कोई गलती नहीं है और सब कुछ बराबर है और फिर भी आपको हेल्प चाहिए, तो उसको हम लोग सर्विस हेल्प नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कंसल्टेंसी। आप एसएपी से कंसल्टेंसी ले रहे हो, उसके लिए एसएपी बहुत हैवी चार्जेस करता है। दैट इज़ द रीज़न कि इन्फोसिस से कॉन्ट्रैक्ट इन्फोसिस को दिया गया है सर्विस के लिए, ना कि एसएपी को, क्योंकि एसएपी बहुत हैवी चार्ज करता है कंसल्टेंसी के लिए। इन्फोसिस उससे बहुत चीप में कर देगा, इन्फोसिस, टीसीएस, आईबीएम से बहुत चीप में कर देंगे, एसएपी चार्जेस वेरी हैवली, राइट। तो एनीवे आप टिकट एसएपी को भेजोगे, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सॉल्व करना, करेक्ट है। तो ये जो फ्लो है, ये अपना सपोर्ट प्रोजेक्ट का फ्लो है बेसिकली। एंड यूजर्स टू सुपर यूजर, नहीं हुआ तो फिर इन्फोसिस के पास गया, L1 L2 L3, L1 से नहीं सॉल्व हुआ L2 के पास गया, L2 से नहीं हुआ L3 के गया, नहीं सॉल्व हुआ एसएपी को गया, राइट। टिकट कहाँ पे नोट डाउन हो रहा है? टिकटिंग टूल में हो रहा है। सर्विस नाउ इज द मेन टिकटिंग टूल जो यूज़ होता है। टिकटिंग टूल में वो सब होता है, किसने रेस किया, किसको असाइंड है, कौन काम कर रहा है, स्टेटस क्या है, टिकट का स्टेटस भी होता है। तो अगर आप टिकट का स्टेटस बोलोगे, टिकटिंग टूल के अंदर स्टेटस मेंटेन होता है। तो इनिशियली होता है क्रिएटेड, कोई टिकट क्रिएट हुआ, जैसे L1 ने क्रिएट किया, दैट इज क्रिएटेड। उसके बाद होगा इन प्रोग्रेस, सॉरी असाइंड, टिकट किसी बंदे को असाइन कर दिया जाएगा कि आप तुम काम करो। उसके बाद होगा इन प्रोग्रेस, वो बंदा जाके बोल देगा मैं काम कर रहा हूँ, इन प्रोग्रेस, या फिर बोल देगा वर्क इन प्रोग्रेस, दोनों चलेगा, इन प्रोग्रेस बोलो चाहे वर्क इन प्रोग्रेस बोलो, बोथ आर सेम। यहाँ पे इन प्रोग्रेस लिखो या वर्क इन प्रोग्रेस लिखो, एक ही बात है। फिर अगर उसने रिजॉल्व कर लिया तो वो इसको स्टेटस डाल देगा रिजॉल्व, रिजॉल्व्ड। रिजॉल्व तभी डालेगा जब सब कुछ हो चुका हो, चेंजेस प्रोडक्शन में जा चुके हैं, जो भी चाहिए था वो हो चुका है, दैट देन इट इज रिजॉल्व्ड। कोई चीज़ अगर रिजॉल्व में पड़ी हुई है 15 दिन तक तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा। हम डायरेक्टली क्लोज नहीं करते हैं, क्या पता आज हमने चेंजेस किया है, सब बराबर चल रहा है, कल को फिर फट जाए या 2 दिन बाद फिर कुछ आ जाए,
तो वापस से पूरा टिकट नया क्रिएट करो, सब कुछ करो। इससे अच्छा है वो जो रिजॉल्व था उसी को दोबारा ओपन कर लो। क्लोज होने के बाद दोबारा ओपन नहीं होगा, रिजॉल्व के बाद ओपन कर सकते हो दोबारा। तो रिजॉल्व में छोड़ दो, 10-15 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। तो ये सब टिकट के स्टेटस है, अलग अलग स्टेटस, राइट। तो जब भी कोई टिकट आएगा उसका प्रियोरिटी होगा। प्रियोरिटी, तो प्रियोरिटी क्या होता है? प्रियोरिटी होता है क्रिटिकल, हाई, HIGH। क्रिटिकल में C बड़ा कर देता हूँ। क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो, ये सब उसकी प्रायोरिटी है। तो ऑब्वियसली नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि जो क्रिटिकल है वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तुरंत करना है, राइट, विद इन फ्यू आवर्स, 2-3 घंटे के अंदर। हाई का मतलब है कि अर्जेंट है, 4 घंटे के अंदर। मीडियम मतलब टेक योर ओन टाइम, 2 दिन का टाइम है। लो का मतलब आराम से करो, आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है ना। तो ये प्रायोरिटी डिसाइड कौन करता है? जब यहाँ से कोई इशू आया, वो इधर आया L1 के पास, तो L1 के बंदे तो बहुत ही जूनियर है, राइट। वो लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रायोरिटी लो रखनी है कि क्रिटिकल रखना है? तो वो मेल से ही क्लियर हो जाता है। जो इसने मेल भेजा है वो स्पेसिफाई कर देता है कि लो है कि हाई है। तो अगर मान लो उसने अगर हमें मालूम पड़ गया कि ये तो बहुत ही क्रिटिकल है, राइट, ये बिजनेस को स्टॉप कर दे रहा है, कोई टैक्स का प्रॉब्लम आ गया, बिजनेस स्टॉप हो जाएगा, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपका कोई इशू ऐसा है जैसे कि बिजनेस रुक जा रहा है, दैट इज क्रिटिकल। बिजनेस ही रुक जा रहा है, राइट। कोई चीज़ ऐसा है जो बिजनेस को रोक नहीं रहा है लेकिन फिर भी 50 लोगों का काम रोक दे रहा है, दैट इज हाई। कोई चीज़ है जो कि 5-6 लोगों का काम रोक दे रहा है, दैट इज मीडियम। कोई चीज़ है जो इक्का दुक्का लोगों को असर कर रहा है, दैट इज लो ना। तो बिजनेस पूरा रुक गया, काम नहीं हो पा रहा, तो क्रिटिकल हो जाएगा सीधा सीधा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा कि जब ये टिकट भेजेंगे तो ऑब्वियसली हर यूज़र क्या करेगा, उसको हाई रख के भेजेगा। भले ही चिंदी इशू हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 20 दिन तक पड़ा रहे तो भी कुछ नहीं दिक्कत है, लेकिन वो क्या करेगा, वो हाई रख के भेज देगा। तो फिर जो L1 का बंदा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको लो करे, लेकिन खुद से लो नहीं कर सकता बिना कंफर्मेशन लिए। तो वो क्या करेगा, वो बिजनेस को वापस मेल करेगा कि प्लीज़ प्रोवाइड बिजनेस लॉजिक फॉर कीपिंग इट हाई, बिजनेस जस्टिफिकेशन फॉर हाई प्रायोरिटी, वी फील दैट इट शुड बी अ लो प्रायोरिटी। तो अगर वो बिजनेस जस्टिफिकेशन दिया तो वो हाई रहेगा। अगर मोस्ट लाइकली वो नहीं दे पाएगा, अगर सच में इम्पैक्ट नहीं है तो फिर वो बोल देगा ओके ठीक है, इसको लो ही कर दो। तो देन यू मेक इट लो ना। तो यहाँ पे ये जो प्रायोरिटी है, इनका इंपॉर्टेंस क्यों है? इंपॉर्टेंस है कि आपके पास कितना टाइम है। लो मीडियम में कुछ खास दिक्कत नहीं है, लेकिन हाई में आपके पास 1 दिन का टाइम होता है, आज के आज ही फिक्स होना चाहिए। क्रिटिकल में फ्यू आवर्स, आपके पास 3-4 घंटे का टाइम है फिक्स करने के लिए। नहीं फिक्स किया तो क्या दिक्कत है? नहीं फिक्स किया तो हर कंपनी का SLA है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट ना, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, SLA। तो जैसे एग्रीमेंट का मतलब वही है, क्रिटिकल में हम आपको 4 घंटा दे रहे हैं, 4 आवर्स, राइट। हाई में आपको हम 8 घंटा दे रहे हैं, पूरा पूरा 1 दिन। मीडियम में आपको हम 2 दिन दे रहे हैं, 2 डेज। लो में आपको मैं आराम से 8 दिन दे रहा हूँ ना। तो अगर आपने इसको ब्रीच किया, आप नहीं कर पाए 4 घंटे के अंदर क्रिटिकल को फिक्स, इसका मतलब है आपको जो पेमेंट होने वाली थी उसमें से पेनल्टी कट जाएगा ना। दैट इज योर SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ऑलरेडी एग्रीमेंट है, 4 घंटे में क्रिटिकल फिक्स नहीं हुआ तो इसका मतलब है हमारा बिजनेस 4 घंटे के बाद भी काम नहीं कर पा रहा है, तो मतलब अब जो हमें जो लॉस होगा वो लॉस आप बियर करोगे, इन्फोसिस बियर करेगी, मतलब उनका जो पेमेंट था उसमें से काट लिया जाएगा। ये सब क्लियर है अभी तक क्या क्या चल रहा है? यस अभी सर। इसमें थोड़ा सा और मैं ऐड करूंगा अभी। अब देखो ये सब पहले था, फिर क्या हुआ कि कंपनीज थोड़ा और क्या बोलती हो, चीज़ें थोड़ी और बदल गई। सर फिर एक क्या हुआ मिनट। कि, हाँ बोलो। सर हम जब एसएपी का मतलब सॉफ्टवेयर मतलब ये टाटा मोटर्स ने एसएपी का सॉफ्टवेयर ले लिया होगा तो उसने उसकी जो अमाउंट है वो तो उसने पे की होगी, ठीक है, या करेक्ट। फिर वो मंथली पे करेगा या ईयरली पे करेगा, वो उसकी चॉइस है, ठीक है। हम्म। फिर अगर इन्फोसिस में वो अपनी क्वेरीज या कुछ भी जो मतलब ये इन्फोसिस में अपनी क्वेरीज डालते हैं तो उसका भी उसको एडवांस मतलब एक्स्ट्रा पे करना होता है? हाँ हाँ, अदरवाइज इन्फोसिस क्यों हेल्प करेगी उनकी? ये इतने सारे लोगों को क्योंकि बिठाए क्यों है, इन्फोसिस मतलब का कि तो मतलब एसएपी का तो सॉफ्टवेयर इनके पास से लिया है ना।
नहीं नहीं, इनके पास से नहीं लिया, एसएपी का जो सॉफ्टवेयर अच्छा, लिया है उसके लिए एसएपी को पे किया है ओके। ना। तो मतलब एसएपी एसएपी का का पूरा प्रोडक्ट है। अलग है और इन्फोसिस वो पूरा अलग है, ठीक है हाँ, ना? राइट राइट राइट। इसलिए ओके, आपने ये टर्म सुना होगा कभी कभी, प्रोडक्ट एसएपी का है और जो ओके, इन्फोसिस है ये इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स होते हैं। ओके। इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पार्टनरशिप की है एसएपी के साथ कि आपका प्रोडक्ट जो भी कस्टमर खरीदेगा हम उसको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं तो ना। उसके तो लिए इसको इन्फोसिस, आईबीएम, टीसीएस, एसएपी को इन्फोसिस। कुछ पे करना पड़ता है सर? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ठीक इन्फोसिस एसएपी को कुछ नहीं पे करेगी। है। ओके, इन्फोसिस को पैसे मिलेंगे टाटा मोटर्स से, ओके, ओके बिकॉज दे सर। आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट। और टाटा मोटर्स ने एसएपी से सॉफ्टवेयर खरीदा है, राइट, लाइसेंस बेसिकली यूज करने के लिए, तो इन्होंने एसएपी को पे किया है। ओके ठीक है ना। सर, गॉट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एसएपी का है लेकिन सर्विस कोई और कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर बोलते हैं इनको या सर्विस पार्टनर बोलते हैं इट। ओके सर। ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो L1 टीम है ये इन्फी के पास है, ठीक है। L1 टीम बिलोंग्स टू इन्फी, लेट्स से मैं यहाँ लगा देता हूँ इन्फी। LT2 मैं दूसरी कंपनी को दे देता हूँ, मैंने L2 दे दिया IBM को और मैंने L3 दूसरी कंपनी को दे दिया, L3 दे दिया मैंने लेट्स से एक्सेंचर को। ठीक है ना, पॉसिबल। मैंने सबको अलग अलग बांट दिया, क्यों बांटा, अगर सेम ही था, राइट, अगर सेम ही कंपनी को असाइंड है तो होता क्या है कि 100 में से अगर 80 सॉल्व होने थे तो वो लोग 80 नहीं करते हैं, वो लोग 50 ही करते हैं और 50 आगे भेज देते हैं, क्योंकि अपने ही तो इंटरनल टीम है यार, सब कुछ तो खुद ही करना है। तो एक काम करो, 50 खुद करो और 50 आगे बढ़ा दो, काम चोरी, राइट। ये लोग कंप्लेन नहीं कर सकते बिकॉज वो अपने ही कंपनी का है यार, क्या कंप्लेन करें। 50 में से ये लोग जहाँ पे इनको चाहिए था अच्छा खासा 40-45 सॉल्व करना, वहाँ वो 30 ही करेंगे, 5 की जगह 10 टिकट आगे भेज देंगे, राइट, या फिर 20 आगे भेज देंगे। क्यों, क्योंकि अपना ही टीम तो है, किसको कंप्लेन करें। क्लाइंट को क्या बोले कि L1 L2 काम नहीं कर रही है, नहीं बोल सकते, राइट, अपना ही कंपनी है। तो L3 भी अपना ही है, L2 भी अपना ही है, L1 भी अपना ही है, तो मैक्सिमम टिकट L3 को ही पहुंच जा रहा है, इवन दो नहीं जाना चाहिए, फिर भी L3 को पहुंच जा रहा है। अब क्लाइंट को इससे नुकसान क्या है, अगर ज़्यादा टिकट L1 के पास सॉल्व हो जाए या ज़्यादा टिकट L3 के पास सॉल्व हो, क्लाइंट को क्या नुकसान है। टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा सर। हाँ हाँ। टाइम मतलब टाइम बहुत लेंथी हो जाएगा सर। नहीं नहीं, टाइम का इशू नहीं है यहाँ पे। टाइम को तो आप बाउंड हो, एसएलए से आप वैसे ही बाउंड हो, एसएलए आप रीच अच्छा, कर ही नहीं रहे हो। प्रॉब्लम ये है बिलिंग की, यहाँ पे जो बंदे हैं उनका बिलिंग रेट बहुत कम है, दे आर मोस्टली ओके, फ्रेशर्स। यहाँ पे जो बंदे हैं वो 3-4 साल एक्सपीरियंस है, बिलिंग रेट इन बिटवीन है। ये जो बंदे इनका बिलिंग रेट बहुत हाई है, राइट। और आजकल ऐसा हो गया है कि पर टिकट पे करते हैं वो लोग। पहले एक होता है फिक्स, फिक्स रेट, एक होता है आपका पर टिकट टाइप। फिक्स का मतलब है इतना हम पे करेंगे चाहे कितने भी नंबर ऑफ टिकट आए, और पर टिकट मतलब नंबर ऑफ टिकट जितना सॉल्व होता है उसके हिसाब से। तो इनका बिलिंग रेट काफ़ी हाई है, तो टाटा मोटर्स चाहेगा कि यहाँ पे कम से कम टिकट सॉल्व हो, ज़्यादातर टिकट इधर ही सॉल्व हो जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इसलिए उन्होंने अलग अलग कंपनी को दे दिया। अभी क्या होगा कि L1 इनके पास आया, इन्फोसिस के पास, वो कोशिश करेंगे कि अपना परफॉर्मेंस दिखाएं और L2 पे कम से कम रेस करें। L2 टिकम कोशिश करेगी कि हम अपना परफॉर्मेंस दिखाएं और L3 कम से कम जाए, राइट। और एक्सेंचर के पास जो भी आया L3 वाला उनको सॉल्व करना है। तो बेसिकली यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस आ गया है अपना अपना परफॉर्मेंस दिखाने का। तो क्लाइंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है कि इन्फोसिस ज़्यादा से ज़्यादा टिकट सॉल्व कर दे रही है, IBM ज़्यादा से ज़्यादा कर दे रही है, और जो हाई बिलेबल है उनके पास कम टिकट जा रहा है, ज़्यादा बिलेबल जो लोग हैं। इसका मतलब यहाँ पे 10 लोग रखने के बजाय 3-4 लोग रखो, टिकट ही कमा रहे हैं, राइट। तो ये अलग अलग कंपनीज के पास भी हो सकता है, सेम कंपनी के पास भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि L1 L2 किसी एक कंपनी के पास है, L3 किसी और के पास है। एनी कॉम्बिनेशन इज डिसाइड पॉसिबल। टाटा मोटर्स करेगी कि किसको मतलब यस यस, क्लाइंट क्लाइंट डिसाइड करता है L1 हाँ, किसको देना है, L2 किसको देना है, L3 किसको देना है, क्लाइंट डिसाइड करेगा ना, टाटा मॉडल डिसाइड करेगा। यस। तो पहले क्या था, पहले एक ही कंपनी को सब चला जाता था, बाद में धीमे धीमे थोड़ा और चीज़ें कम, क्या बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड हुई, अलग अलग कंपनी को अलग अलग पार्ट देने लगे, पार्ट बाय पार्ट,
कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हमने बोला कि फाइनेंस में क्या है अपना, जीएल है, एपी है, एआर है, टैक्स है, एसेट है, इस लेवल पे भी बढ़ जाता है कभी कभी। मालूम पड़ा एफआई जीएल पे इन्फोसिस काम कर रही है, एपी एआर पे लेट्स से ये काम कर रहे हैं, आईबीएम काम कर रही है, मालूम पड़ा टैक्स और एसेट पे एक्सेंचर काम कर रही है। तो कभी कदार ऐसे भी डिवीजन हो जाता है रेट का। स्ट्रेंज है पर होता है ना। तो ये अपना वो है स्ट्रक्चर बेसिकली सपोर्ट प्रोजेक्ट का, कि क्लाइंट कैसे कैसे है, टिकट कौन रेस कर रहा है, एंड यूज़र क्या है, सुपर यूज़र क्या है, टिकटिंग टूल क्या है, एसएलए क्या है, प्रायोरिटी क्या है, स्टेटस क्या है, राइट। उसके बाद L1 L2 L3 क्या है, ओएसएस क्या होता है। एसएपी का ऑनलाइन पोर्टल है बेसिकली, ताकि टिकट आप रेस कर सको। अब मान लो आपने टिकट रेस कर दिया, तो एसएपी ने मान लो कुछ करेक्शन करने हैं, सॉफ्टवेयर में कोई गलती है, तो एसएपी कैसे करेगा? एसएपी आपके सिस्टम को एक्सेस करना चाहिए, राइट। तो एसएपी बेसिकली, एसएपी को हम कभी भी प्रोडक्शन सिस्टम को एक्सेस नहीं देते हैं, हम हमेशा उसको क्वालिटी का देते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन सिस्टम में डेटा है, बिजनेस डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोडक्शन सिस्टम का एक्सेस कभी भी एसएपी को नहीं देंगे हम लोग, हमेशा उसको क्वालिटी सिस्टम का एक्सेस मिलेगा। जैसे यहाँ पे था ना, प्रोडक्शन सिस्टम का एक्सेस नहीं देंगे, क्वालिटी का देंगे। तो एसएपी जाएगा क्वालिटी सिस्टम में, लॉगिन करेगा, रिमोट लॉगिन, राइट। और उसके बाद फिर जो भी करना होगा करेगा, बोलेगा टेस्ट करो, हम लोग टेस्ट करेंगे बराबर है कि नहीं है। फिर एसएपी हमको बोलेगा ठीक है आप चेंजेस को लेके जाओ आगे, जो भी है ना। देर इज समथिंग कॉल्ड ओएसएस नोट, जो आप लोग बहुत सुनोगे, ऑनलाइन पढ़ोगे तो बहुत मिलेगा आपको ओएसएस नोट। नोट का मतलब है कि आपने टिकट रेस किया था, तो एसएपी की साइट से आपको क्या मिला वापस, ये है सोल्यूशन। ओएसएस नोट का मतलब है सोल्यूशन। तो एसएपी क्या करता है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड से कस्टमर्स फैले हुए हैं, तो ऑब्वियसली बहुत लोगों ने अलग अलग इश्यूज लिखे होंगे। एसएपी क्या करेगा, बहुत लोगों के इश्यूज क्या होंगे, रिपीटेड होंगे, कॉमन होंगे। ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितने भी इश्यूज आए हैं बहुत सारे कॉमन होंगे, सेम प्रॉब्लम सबको आ रही होगी। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक नोट बना देते हैं। नोट में कुछ भी हो सकता है, चाहे प्रोसीजर हो, चाहे करेक्शन हो, जो भी है वो बना के डाल देंगे अपने ऑनलाइन पे। आप सर्च करो, अगर नोट आपके काम का है तो आप उसको यूज़ करो ना। बेसिकली रीयूज करने का वाला काम, ओएसएस नोट। तो नोट का नंबर होगा कुछ, लेट मी शो यू। जैसे जैसे यहाँ पे देखो, ये नोट सर्च करने का ऑप्शन है, इंटर कीवर्ड और एसएपी नोट। कोई नोट आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू गूगल, रैंडमली मैंने कुछ तो लिखा। अब देखो ये एक नोट है 1817674, एसएपी ने कोई तो नोट रखा हुआ है ना। तो इसमें वो सोल्यूशन प्रॉब्लम होगा कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आपका प्रॉब्लम सेम सेम मैच कर रहा है तो यू कैन गो एंड सी कि नोट में क्या एसएपी ने क्या बोला है, राइट। तो उनका एक नंबर होगा, नोट का नंबर होगा। तो वो सब उनके वहाँ से मिलता है, ओएसएस से, ऑनलाइन सपोर्ट सर्विस से। जस्ट बिकॉज किसी ने क्योंकि सबके कॉमन ही इश्यूज होते हैं मोस्टली, तो हर बार किसी को बताने से अच्छा है बना के डाल दो, और जिसको प्रॉब्लम आ रहा है जाके नोट सर्च करे कीवर्ड से, और फिर देखे कि उसको भी सेम प्रॉब्लम है क्या। अगर सेम है तो फिर सॉल्यूशन वहाँ लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ओएसएस नोट ना। ये सब क्लियर हो गया ना? अभी क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, बोलो। हाँ सर। तो देखो ये हुआ हमारा चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस एंड टीआर वी स्पोक। कहाँ चला गया? चेंज मैनेजमेंट एंड टीआर। अब देखो मास्टर डेटा क्या होता है, ट्रांजैक्शन डेटा क्या होता है, एंड कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजैक्शन डेटा तो ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू मास्टर डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा एंड कॉन्फ़िगरेशन। मैं इधर लिखता हूँ मास्टर डेटा, यहाँ लिखता हूँ ट्रांजैक्शन डेटा, ठीक है। अब देखो मास्टर डेटा क्या है, ट्रांजैक्शन डेटा क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि मैंने किसी को
कुछ या मान लो नीचे कोई दुकान वाला है, ठीक है, मैं वहां से सामान लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो वो दुकान वाला और मैं बदल नहीं रहे, हम लोग सेम ही हैं। ओनली थिंग कि सामान बदल रहा है। मैं सुबह कोई और सामान लेके आ रहा हूँ, दोपहर को कोई और सामान लेके आ रहा हूँ, प्राइसेस डिफरेंट है, आइटम डिफरेंट है, क्वांटिटी डिफरेंट है, राइट। डेली डेली मैं कुछ कुछ लेके आ रहा हूँ, बट मेरा डिटेल तो सेम है। मेरा नाम राकेश सिंह है, मेरा फ़ोन नंबर ये है, मेरा ईमेल आईडी ये है, मेरा पैन नंबर ये है, घर यहाँ पे, एड्रेस यहाँ पे, राइट, वो सब फिक्स है। सिमिलरली वो दुकान वाले का चीज़ें नहीं बदल रही हैं, उस दुकान का नाम सेम है, उसका एड्रेस सेम है, उसका टैन नंबर सेम है, पैन नंबर सेम है, ईमेल आईडी सेम है, राइट, वो चीज़ें नहीं बदल रही हैं। बदल क्या रहा है? ट्रांजेक्शन्स। मैं अलग अलग आइटम ला रहा हूँ, अलग अलग क्वांटिटी में ला रहा हूँ, राइट, दोज आर ऑल ट्रांजेक्शन डिटेल्स। तो मास्टर डेटा इज समथिंग डेटा विच डज नॉट चेंजेस वेरी फ्रिक्वेंटली, जो फटाफट चेंज नहीं हो रहा है ना। मेरा डिटेल, उसका डिटेल फटाफट चेंज नहीं हो रहा है, वो फिक्स है, और वो शायद बहुत लंबे टाइम तक नहीं बदलेगा। दैट इज कॉल्ड मास्टर डेटा। सो यहाँ पर लिख सकते हो कि डज नॉट चेंजेस फ्रिक्वेंटली। ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन आप अलग अलग कर सकते हो, राइट। एक ही दिन में आप 50 ट्रांजेक्शन करो, अलग अलग आइटम लाओ, अलग अलग प्राइसेस पे। दैट इज ऑल ट्रांजेक्शन। ये क्लियर हुआ मास्टर डेटा क्या है? अब एसएपी के टर्म्स में मास्टर डेटा क्या है? यहाँ पे कस्टमर मास्टर, आपके पास कंपनी का कस्टमर्स होगा, कस्टमर बार बार खरीदेंगे अलग अलग चीज़ें, बट कस्टमर तो सेम ही है, राइट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। कस्टमर मास्टर, वेंडर मास्टर, एसेट मास्टर, जीएल मास्टर, ये सब मास्टर डेटा है। जो भी चीज़ बहुत दिन लंबे टाइम तक स्टे करेगी विदाउट चेंजेस, दैट इज योर मास्टर डेटा। ट्रांजैक्शन डेटा, अगर आपके पास कस्टमर है ऑलरेडी, तो ही आप उसको सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर पाओगे, राइट, कुछ बेच पाओगे। वेंडर मास्टर है तो ही आप परचेज ऑर्डर क्रिएट कर पाओगे। अगर वेंडर ही क्रिएटेड नहीं है तो परचेज ऑर्डर रेस कैसे करोगे आप? अगर कस्टमर ही क्रिएटेड नहीं है तो फिर सेल्स ऑर्डर रेस कैसे करोगे आप? अगर एसेट ही बना नहीं है तो डिप्रिसिएशन कैसे करोगे? एसेट मास्टर ही नहीं है, डिप्रिशिएट कैसा होगा? जीएल अकाउंटिंग नहीं, मतलब जीएल मास्टर नहीं बनाया है तो जीएल अकाउंटिंग कैसे करोगे आप? तो ट्रांजैक्शंस करने के लिए मास्टर डेटा का होना ज़रूरी है। बिना मास्टर डेटा के आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अगर आपने मास्टर डेटा बना लिया, सीधा सीधा ट्रांजैक्शन करने चले गए, नहीं होगा। ट्रांजैक्शंस के पीछे कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी होनी चाहिए, सेटिंग्स, राइट। कॉन्फ़िगरेशन बोलो या सेटिंग्स बोलो, तो मास्टर डेटा होना चाहिए, साथ ही साथ सेटिंग्स होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, तो ही आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे। अगर सेटिंग्स नहीं है तो कॉन्फ़िग ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाएंगे। मास्टर डेटा नहीं है तो भी ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाएंगे। ट्रांजैक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि मास्टर डेटा भी हो, साथ ही साथ कॉन्फ़िगरेशन भी हो, जो भी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है। तो ये सब 3 डेटा बोलते हैं हम लोग, मास्टर डेटा, कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रांजैक्शन डेटा। तो ट्रांजैक्शन बेसिकली बिजनेस ही करता है, कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं कंसल्टेंट्स, राइट। एंड मास्टर डेटा हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं, देयर इज़ अ सेपरेट टीम। बिजनेस का ही पार्ट है बट अलग टीम है, उसको बोलते हैं मास्टर डेटा मैनेजमेंट टीम, एमडीएम टीम। वो लोग मास्टर डेटा क्रिएट करते हैं। तो मास्टर डेटा कौन कौन से हो गए मेरे? जीएल मास्टर हो गया, उसके पहले आप लिख सकते हो कंपनी कोड क्रिएशन हो गया, इट्स ऑल्सो मास्टर डेटा। जीएल मास्टर, कस्टमर मास्टर, वेंडर मास्टर, एसेट मास्टर, ये सब मास्टर डेटा है। और भी होते हैं कॉस्ट सेंटर मास्टर, प्रॉफिट सेंटर मास्टर, राइट। तो ये सब मास्टर डेटा है जो हमारे एसएपी में आएंगे धीमे धीमे। कॉन्फ़िगरेशन जो हमें सीखने हैं, हमें क्या क्या सेटिंग्स करनी पड़ेगी, राइट, और उनको यूज़ करके आप ट्रांजेक्शन्स पोस्ट करते हो, सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हो, जीआर करो, सॉरी, पीओ क्रिएट करो, जीआर, दोज आर ऑल ट्रांजेक्शन्स। पीओ, जीआर, आईआर, पेमेंट, वेंडर को पे कर रहा हूँ, बैंक रिकन्सिलेशन, या बीआरएस लिख दो। तो ये सब आपके ट्रांजेक्शन्स हैं। अब सेल्स ऑर्डर क्रिएट करो, डिलीवरी करो, उसके बाद फिर पीजीआई करो, डिलीवरी में ही पीजीआई आ जाएगा आपका। डिलीवरी के बाद आप फाइनली उसको बिलिंग करो, बिलिंग के बाद कस्टमर आपको पे करे, कस्टमर पेमेंट, ऊपर वाला वेंडर पेमेंट है, नीचे कस्टमर पेमेंट।
उसके बाद बैंक रिकंसिलेशन करो, दीज आर ऑल ट्रांजेक्शंस। हेलो। और ये सब करने के लिए इसके पीछे जो सेटिंग्स लगेगी आपको, दैट इज योर कॉन्फ़िगरेशन। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे क्या? हाँ, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ अभी आ रही है, बोलो। हाँ, तो जैसे कि मैं ये ट्रांजेक्शन, एक अगर मैं ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, मैं अगर पीओ किसी का बना रही हूँ कोई एक्स कंपनी का, ठीक है, वो पार्टी मेरे लिए न्यू कंपनी है, ठीक है, उसका मुझे मास्टर डेटा ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे दूसरे वाले मतलब डिपार्टमेंट में बताना पड़ेगा कि आप मुझे ये क्रिएट करके दो, मास्टर बना के दो, उसके बाद मैं पीओ रेज करूँ। इसमें देखो क्या होता है, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो आपके पास तो वेंडर ऑलरेडी पता है आपको ना, कौन कौन से वेंडर है। तो मास्टर डेटा पहले ही क्रिएट हो जाता है, सारे जितने भी वेंडर्स होंगे सब पहले से ही क्रिएटेड रहेंगे। मतलब एकदम स्टार्ट में ही, बिफोर यूजिंग दिस सिस्टम, बिजनेस उसको यूज़ करने जाए उसके पहले ये सारा सब कुछ हो जाता है। सारा कॉन्फ़िगरेशन कंसल्टेंट्स कर देते हैं, सारा मास्टर डेटा टीम क्रिएट कर देती है, राइट। उसके बाद फिर बिजनेस यूज़र ट्रांजेक्शन करता है, तो उसको ऐसा इशू आएगा नहीं कि मास्टर डेटा नहीं है, पहले से ही क्रिएटेड रहेगा। इन केस अगर कोई नया वेंडर है, राइट, तो भी पहले मास्टर डेटा क्रिएट होगा, उसके बाद ही आप परचेज ऑर्डर रेज कर पाओगे। हेलो मित्तल, यस सर। समझा ना? यस सर। मास्टर डेटा पहले होना चाहिए, राइट, उसके बाद ही आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे। तो जब नया कंपनी कोड भी बनेगा तो भी वेंडर तो आपको पता ही है ना, कौन कौन से वेंडर्स हैं मेरे पास। एसएपी आप लगा रहे हो लेकिन बिजनेस तो आपका चल ही रहा है पहले से, तो वो सारे वेंडर सिस्टम में पहले ही लोड हो जाते हैं, मास्टर डेटा पहले ही क्रिएट हो जाता है। ये जब क्रिएट करने जाओगे मास्टर डेटा ऑलरेडी रहेगा। इन केस कोई नया वेंडर आया इन बिटवीन, राइट, तो उसका वेंडर मास्टर क्रिएट होगा पहले, वेंडर के साथ एग्रीमेंट होगा, वेंडर मास्टर क्रिएट होगा, फिर आप फाइनली जाकर के ट्रांजेक्शन करोगे ना। तो एंड यूज़र जो होता है वो नहीं बोलता कि मुझे ये मास्टर डेटा चाहिए, वो ये नहीं बोलता, उसको नहीं पता कौन कौन से वेंडर, उसका काम ही नहीं है, वो तो सिर्फ सिस्टम को यूज़ कर रहा है, राइट। तो नया कोई वेंडर आया तो इट इज़ लाइक जो ऊपर वाले लोग होंगे, राइट, तो वो लोग बेसिकली वेंडर को ऑनबोर्ड करेंगे, वेंडर का मास्टर डेटा क्रिएट करेंगे, एग्रीमेंट क्रिएट होगा, प्राइसिंग होगा, उसके बाद जो एंड यूज़र होगा वो सिर्फ पीओ क्रिएट करेगा। ओके सर। हाँ, चलो आज यहीं पे रखते हैं, विल स्टॉप हियर। तो मैंने जो आपको भेजा था उसमें बेसिकली यही सब चीज़ें थी, मे भी इतनी डिटेल में नहीं होंगी पर यही सब चीज़ें थी वहाँ पे भी। तो आप जाके पढ़ना तो ये काइंड ऑफ आपको रिवीजन हो जाएगा, नहीं तो यू जस्ट वॉच दिस वीडियो, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट ना। और ये टीआर फिर से आएगा आपको आगे जा करके, जब हम लोग चेंजेस करेंगे सिस्टम में तो ये टीआर वीआर फिर से आएगा। अब देखो हर एक चीज़ बता देता हूँ, हर बॉक्स का अपना एक नंबर होता है। तो नॉर्मली ये जो क्लाइंट बॉक्स होता है इसका नंबर होता है 100, नॉर्मल केसेस में डिफरेंट भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली, बट नॉर्मली 100 होता है। इसका नंबर कुछ भी हो सकता है, ये नंबर नॉर्मली हम लोग 800 लगते हैं, 800 300 कुछ भी हो सकता है बेसिकली, बट इसका हमेशा हम लोग 100 रखते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट डिपेंड करता है, कंपनी कुछ और भी रख सकती है, अल्फा न्यूमेरिक भी रख सकती है, राइट, ऐसा भी कर सकती है A100, या फिर सिर्फ 100 न्यूमेरिक या करेक्टर ऑल्सो मिक्स कर सकती है। जैसे अगर हम जिसमें लॉगिन है, अगर आप ये वाला देखोगे, ये जो एसएपी है जहाँ पे हम लॉगिन कर रहे हैं, इसका नंबर है 800। तो हमारे जो सिस्टम जिसको हम यूज़ करने जा रहे हैं वहाँ पे 3 क्लाइंट नहीं है, वी डोंट हैव डेवलपमेंट क्वालिटी प्रोडक्शन, वी हैव वन सिंगल बॉक्स ना, एक सिंगल बॉक्स है हमारे पास, बट टीआर वहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगा। ये लाइफ सिस्टम में ऐसा होता है बिजनेसेस में कि आपको 3 बॉक्स होते हैं ऐसा, डेवलपमेंट क्वालिटी एंड प्रोडक्शन। हमारे पास एक ही बॉक्स है, तो उसी में हम लोग डेवलपमेंट भी करेंगे, उसी में टेस्टिंग भी करेंगे, और उसी को यूज़ भी करेंगे ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो हम तीनों काम एक ही बॉक्स में कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो यहीं रुकते हैं, और आप लोग फिर नेक्स्ट, नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो ना, परसों करेंगे हम लोग इसके आगे। तो मैं इन बिटवीन आपको कुछ और चीज़ें भेजूंगा, एंड मेक श्योर कि आप उसको पढ़ के ही आओ सर। ना। चलो देन आई विल स्टॉप हियर। बाय सर।
बाय 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 सर। बाय। स्टॉप।